हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 18, जो कि होगा ब्लैक बुक की B1 सीरीज़ का। B1 सीरीज़ अपनी ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ है। सारे के सारे PYQ ईडियम ही इसमें देखने को मिलेंगे आपको। 1401 से लेकर 1500 तक के 100 ईडियम आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। AI इमेजेस यूज़ करते हैं, हिस्ट्री यूज़ करते हैं, तो आप ये सभी आप चीज़ें देख चुके होंगे, पता होंगी। बाकी ये सब सीरीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, आप इनको भी करके मतलब कम से कम टाइम में अपनी वोकैब को बूस्ट कर सकते हैं। और PDF के लिए, किसी भी तरह की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी की सभी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजना है तो डिटेल्स आपके पास पहुँच जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला ईडियम होगा हमारा आज का टॉकिंग थ्रू हर हेड। हर की जगह आप यहाँ पर कुछ और भी पा सकते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाता है टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब कि बकवास करना। अब इसकी हिस्ट्री जो निकली है, इसका रेफरेंस, इसका कंटेक्स्ट जो निकला है वो निकला है जो पुराने समय में हास्यपूर्ण नाटक होते थे, व्यंग्य लेखन होते थे वहाँ से, जहाँ पात्र कभी कभी टोपी को मुंह के पास ले जाकर बात करते हुए दिखाए जाते थे, शो करे जाते थे। यह संकेत करता था कि वे सिर से नहीं टोपी से सोचकर बात कर रहे हैं, यानी बिना दिमाग के वे बोल रहे हैं। अब कोई बिना दिमाग के बोलेगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो बकवास ही करेगा। इमेज देख सकते हैं आप, जैसे इसने टोपी पहन रखी है, बहुत बड़ी टोपी पहन रखी है। तो मतलब ये बकवास कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। दर्शकों को भी ये लग रहा है कि ये मतलब अपने दिमाग से ना सोचकर ये अपनी हेड के थ्रू ये चीज़ें बोल रही है, मतलब बिना सोचे समझे चीज़ों को बोल रही है। और सभी को मतलब हंसी आ रही है, सब मतलब थोड़ा मतलब मजाक के वे में चीज़ों को ग्रैब कर रही हैं। ठीक है, तो टॉकिंग थ्रू हर हेड या फिर टॉकिंग थ्रू हिज हेड, कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा बकवास करना, यानी कि कोई आदमी अपने दिमाग से चीज़ें ना सोचकर वो अपनी जो उसने सिर पर टोपी पहन रखी है, मतलब उसके थ्रू वो चीज़ें बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में कोई भी दिमाग से संबंधी या कोई मतलब कोई ढंग की बात वो नहीं बोल रहा है, अपनी हेड के थ्रू वो चीज़ों को बोल रहा है, तो वो मतलब बकवास ही होगी। टॉकिंग नॉनसेंस इसका मीनिंग हो जाएगा। तो जब भी इडियम आपको देखने को मिले तो आपको बस ये सोचना है कि वो हेड के थ्रू बोल रहा है, मतलब उसने दिमाग का यूज़ नहीं किया, उसने अपनी हेड का यूज़ किया है, तो वो मतलब उसकी बातें नॉनसेंस ही होंगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा टाल टेल्स, मतलब कि बोस्टिंग हो जाएगा, डींग हाँकना। ठीक है, अब देखो ये वर्ड बोस्ट, ये आपको पता भी होगा, हमने करा रखा है, इसमें बॉस को रिलेट किया था। बॉस मेरा बहुत ही ज़्यादा डींग हाँकता है ना, बड़ी बड़ी फेंकता है। अब देखो टॉल टेल्स, इसका जो कंटेक्स्ट निकला है, अमेरिकी फ्रंटियर, जो फ्रंटियर सीमावर्ती निकट उसके इलाके होते हैं, तो फ्रंटियर, अमेरिकी फ्रंटियर में लोग अपने साहसिक कारनामों को लेकर अक्सर बढ़ा चढ़ाकर किस्से सुनाया करते थे। जैसे कोई आदमी कहने लगा मैं तो भालू से अकेले ही लड़ गया था, या कोई कहने लगा कि अपनी बंदूक से एक ही गोली से मैंने 2 जानवरों को मार दिया। ऐसी ऐसी वे मतलब डींग हाँकते थे, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना जिसको कहते हैं। ऐसी कहानियाँ हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर होती थी, लेकिन सुनने में मज़ेदार लगती थी। इन्हें ही कहा गया टाल टेल्स, मतलब कि कोई मतलब ऊंची ऊंची फेंक रहा है, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, बेमिसाल लेकिन झूठी कहानियाँ। ठीक है, तो मतलब टाल टेल्स कोई मतलब ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी चीज़ें फेंक रहा है, बोल रहा है, मतलब इधर उधर की, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो आप डायरेक्ट मीनिंग से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, बाकी इसका कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। इमेज देख सकते हैं, ये मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि मैंने तो मतलब शेर को मतलब एक ही हाथ से हरा दिया था, ये कर दिया था, और सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी मतलब बातों को मज़े ले रहे हैं, मतलब विश्वास भी कर रहे हैं, और ये मतलब फेंके ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब मीनिंग हो जाता है प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रारंभिक कठिनाइयाँ। अब देखो, पढ़कर मैं आपको कंटेक्स्ट दूंगा और ये इडियम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे? ये जो है ना बच्चों के दांत निकलते हैं, जैसे ये है छोटे छोटे से दांत, है ना, उससे रिलेटेड है टीथिंग, ये वही है, टीथ, है ना। मूल रूप से जो शिशुओं के दांत निकलते हैं, टीथिंग, उसकी प्रक्रिया से आया है। जब छोटे बच्चे के दूध के दांत निकलने लगते हैं तो उन्हें दर्द, चिड़चिड़ापन, बुखार जैसी परेशानियां होती हैं। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन इसका जो विकास का स्वाभाविक हिस्सा होती है, क्योंकि सबको होती है ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबको होती है। तो प्रारंभिक कठिनाइयाँ इसका मीनिंग हो जाएगा, बेसिक सी चीज़ है, आपको बस टीथिंग प्रॉब्लम ये समझना है, जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं उसी से ही ये रिलेटेड है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टेल अपॉन। मीनिंग हो जाएगा टू अफेक्ट एडवर्सली, प्रतिकूल प्रभाव डालना, फ्रेजल वर्ब है। टेल शब्द का उपयोग सिर्फ कहने के अर्थ में नहीं होता, टेल का एक और मतलब होता है, वो होता है प्रभाव डालना या फिर कोई निशानी छोड़ना, है ना, इसके अर्थ में भी ये यूज़ होता है।
टेल अपॉन समथिंग या फिर टेल अपॉन समवन का जो अर्थ होता है किसी चीज़, जैसे कि चिंता, उम्र, बीमारी, ये बेसिकली नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। किसी चीज़ का प्रभाव किसी व्यक्ति या चीज़ पर धीरे धीरे दिखने लगना, उसमें चिंता भी हो सकती है, उम्र भी हो सकती है, बीमारी, आप टेंशन में हैं, तो टेल अपॉन मतलब निगेटिव इफेक्ट डालना, है ना, टू अफेक्ट एडवर्सली। अब देख सकते हैं ये मतलब कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है और ये चीज़ें इसको निगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं। तो टेल का मतलब, ये जो टेल है इसका मतलब कहने से अलग भी होता है, जो कि होता है प्रभाव डालना, निशान छोड़ना। वहीं से ये निकला है और निकला है नेगेटिव सेंस में, तो आपको ये याद रखना है ना। स्टार मार्क भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो हमारा फ्लो चल रहा है उससे हटके है ना, तो इसलिए आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। ये मतलब एंड टाइम पे या कुछ एक जितने भी, मान लो जैसे इसमें 1800 ईडियम है, मेरे ख्याल से उसमें 20-30 ही ऐसे ईडियम निकलेंगे जो आप स्टार मार्क करके रखेंगे, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। आप ना कर भी सकते हैं हैंडल, इतना मतलब रिवीजन उसमें मतलब बार बार करें तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दैट शिप हैज़ सेल्ड, पढ़कर ही पता लग रहा है कि कोई शिप थी, वो मतलब सेल्ड कर चुकी है, वो जा चुकी है। टू लेट टू डू समथिंग, मतलब अब देरी हो चुकी है, मौका चूक गया है, कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो जाना। अब पढ़कर ही पता लग रहा है, वही इसका कंटेक्स्ट है। अंग्रेजी मुहावरा दैट शिप हैज़ सेल्ड मूल रूप से समुद्री यात्रा से आया है। नो वहन नेविगेशन से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में जब जहाज बंदरगाह से रवाना हो जाता था तो उसे रोकना या वापस बुलाना लगभग असंभव होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये शिप होता है और शिप चलता है, मतलब एक तो होता है बहुत बड़ा, ऊपर से इसमें प्रोपेलर लगे रहते हैं, या फिर अगर सेलिंग शिप है तो सेल्स होते हैं। अब इसको मतलब बाइक या गाड़ी की तरह ऐसे कोई स्टेयरिंग तो होता नहीं था कि मतलब रिवर्स मारा और इधर को मोड़कर वापस ले आए, मतलब ये चक्कर काट के ऐसे आता था, बहुत लंबा चक्कर, जैसे कुछ कुछ हमारा हेलीकॉप्टर्स में होता है, प्लेन्स में होता है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, तो उसको रोकना या वापस बुलाना लगभग असंभव हो जाता था। इसलिए जब कोई अवसर या मौका चला जाता था तो लोग कहते थे कि वह जहाज़ रवाना हो चुका है, हाथ से निकल चुका है, यानी अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, मतलब तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा दैट इज़ ऑल शी राइट या फिर शी रोट। देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सैड, कहने या करने के लिए कुछ भी नहीं है। दैट इज़ ऑल शी रोट। अब देखो ये आर्मी से रिलेटेड है, हमारे जवानों से रिलेटेड है। जब सैनिकों को घर से पत्र मिलते थे और किसी दिन उन्हें केवल एक छोटा संदेश मिलता था, जैसे कि ये हो सकता है जैसे डियर जॉन, प्रिय जॉन, अब और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं कहना है। ये लाइनें कुछ ऐसी हैं कि सब कुछ लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो वे कहते थे वेल दैट इज़ ऑल शी रोट। वे कहते थे, कौन? सैनिक जिनको पत्र मिलता था, मतलब उनकी प्रेमिका या फिर पत्नी ने इतना लिखा और शायद उनका रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लाइन वो ही रिप्रेजेंट करती है कि मतलब सामने वाला अब मतलब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, करने के लिए कुछ नहीं बचा, है ना, उसके लास्ट वर्ड होंगे ये। यह वाक्य धीरे धीरे एक मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीके से अब सब खत्म हो गया या आगे अब कुछ नहीं बचा है जैसी स्थितियों के लिए यूज़ होने लगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे दैट इज़ ऑल शी रोट। ये क्या था? ये था लेटर में लिखे हुए वर्ड, किसी सैनिक की मतलब पत्नी के या फिर प्रेमिका के। तो इसका मतलब होता था कि अब कुछ भी नहीं बचा है ना, उनका रिश्ता लगभग समाप्ति की ओर है या समाप्त हो चुका है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में एडियम बना और ये मतलब चलता आ रहा है, हम सभी को दुख दे रहा है। लेकिन अब से ये आपको दुख नहीं देगा, अब आपको कंटेक्स्ट पता लग गया है कि किस कंटेक्स्ट में कहा गया था और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इडियम है द आइज़ हैव इट। अब ये आइज़ क्या होता है? आइज़ देखते हैं क्या होता है। द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी, मतलब पक्ष में अधिक समर्थन मिलना। ब्रिटिश संसद प्रक्रिया से ये इडियम निकला है। संसद में जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं उसको बोला जाता है आइज़। ठीक है, आइज़। और जो विरोध में होते हैं, क्योंकि कुछ लोग पक्ष में हैं तो विरोध में भी होंगे, तो उनको नोज़ कहा जाता है ना, नो कहा जाता है। नो तो आपको पता ही होगा, लेकिन आइज़ उसको कहा जाता है जो मतलब उस वोटिंग के पक्ष में हों। इसके बाद अध्यक्ष घोषणा करता है द आइज़ हैव इट या फिर द नोज़ हैव इट। ठीक है, जो जीतेगा मतलब जिसके पक्ष में वोट ज़्यादा होंगे, मान लो वो मतलब पॉजिटिव उसमें है, पक्ष में है, तो द आइज़ हैव इट, तो इसका मतलब हो जाएगा पक्ष में अधिक समर्थन होना। अच्छा, इसी की तरह अगर कोई इडियम आ जाए द नोज़ हैव इट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब जो पक्ष में नहीं थे उनकी संख्या अधिक है। ठीक है, तो किस और की संख्या अधिक है ये चीज़ वो बताने के लिए मतलब रिप्रेजेंट होती है। और द आइज़ हैव इट का मतलब हो जाता है पक्ष में अधिक समर्थन होना।
बाद में ये आम बोलचाल में फैसले बहुमत से मंजूरी मिलने के रूप में भी यूज होने लगा। देख सकते हैं आप कोर्ट का ये मतलब एक इमेज है, द आइज हैव इट, मतलब कि पक्ष में अधिक समर्थन हो चुके हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द बैड एग। ये शायद पहले भी आया है। इट इज ए डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, दुष्ट और अविश्वसनीय व्यक्ति। अंडे एक आम और आवश्यक खाद्य पदार्थ होते हैं, लेकिन अगर कोई अंडा सड़ चुका हो यानी कि बैड एग, तो वह न सिर्फ बेकार होता है बल्कि पूरे भोजन को खराब कर सकता है। इसी विचार से रूपक मेटाफर बन गया। गुड एग और बैड एग दोनों ही अपने मतलब मुहावरे के रूप में यूज़ होने लगे। लोगों के चरित्र को अंडे की गुणवत्ता से जोड़कर व्यक्त किया जाने लगा। गुड एग मतलब अच्छा व्यक्ति, बैड एग मतलब बुरा व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर भी आप इनको मतलब रिलेट कर सकते हैं कि ये बैड एग हो गया तो ये सभी अच्छे हैं और ये बुरा हो जाएगा। इडियम ईजी है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ इट। अब हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि ये इसकी ब्यूटी है, ये इसकी सुंदरता है, तो ये वही है किसी चीज़ के सबसे आकर्षक पहलू होना। द मोस्ट अट्रैक्टिव और अपीलिंग एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बहुत सुंदर सबसे आकर्षक पहलू का होना। द ब्यूटी ऑफ इट, ये इसकी सुंदरता है, ये इसकी ब्यूटी है। यह उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें लोग किसी घटना या स्थिति के सबसे अच्छी बात को उजागर करने के लिए द ब्यूटी ऑफ इट इज़ लाइन को यूज़ करते हैं, है ना। यह मुहावरा उस समय अधिक प्रचलित हुआ जब मीडिया, खासकर रेडियो टेलीविज़न स्क्रिप्ट्स में कहानी सुनाने के ढंग में नट किया था और सकारात्मक आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए ऐसे वाक्यांशों का यूज़ होने लगा। मेरे हिसाब से ये भी समझ चुके होंगे, है ना। द ब्यूटी ऑफ इट मतलब इसकी कोई किसी चीज़ की कोई एक खासियत होना, उसका आकर्षण होना, सबसे मेन एक मतलब पहलू होना, उसका एक पॉइंट होना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द बीज नीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वोत्तम और असाधारण, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब देखो इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। द बीज नीज जो मुहावरा है अमेरिकन स्लैंग का हिस्सा है। उस दौर में कई सारे मुहावरे थे जो अपनी एक सेंस होती है ना, एक उसका मीनिंग होता है, उससे मतलब थोड़ा सा हटकर होते थे। जैसे कि द कैट्स पजामाज, है ना, द कैट्स विस्कर्स, ये तो मैंने बताया भी था, विस्कर्स मूंछ होती है। और ये ईल हो जाएगा, द ईल्स एंकल। ईल क्या होता है? ईल एक मछली की टाइप होती है। ये इस तरह के मुहावरे कई मज़ेदार और बेतुकी कहावतें प्रचलन में आई जो किसी चीज़ को खास और शानदार बताने के लिए इस्तेमाल होती थी। असल में द बीज नीज का मतलब पहले कुछ भी खास नहीं होता था, है ना, क्योंकि मधुमक्खी के जो घुटने होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसमें कुछ भी मतलब स्पेशल बात नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसको मजाकिया ढंग से बहुत कुछ ही शानदार दर्शाने के लिए यूज़ किया जाने लगा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है। यह मुहावरा इसलिए भी लोकप्रिय हो क्योंकि यह अनोखा और लयबद्ध था, सुनने में भी अच्छा लगता था, है ना। द बीज नीज मतलब कि सर्वोत्तम हो जाएगा, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ एक स्पेशल कोई चीज़ हटके चीज़ होना, है ना। जैसे यहाँ पर है भी मतलब कुछ शानदार दर्शाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कुछ शानदार है उसको दर्शाने के लिए यूज़ होने लगा। अच्छा, ये किस कैटेगरी का है? द कैट्स पजामा, द कैट्स विस्कर्स, द ईल्स एंकल, ये इस तरह के ही इसके भाई बहन मुहावरे ही कह सकते हैं, इडियम्स कह सकते हैं। तो ऐसा ही है, द बीज नीज था ये। फिर मतलब स्लैंग में तो कुछ भी चल सकता है ना, कुछ भी जिसके सिर पैर ना हो, तो ये कुछ उसी में से है। ठीक है, देख सकते हैं आप द बीज नीज, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अट्रैक्टिव सोच सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी सोच सकते हैं, तो वही मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि असाधारण होना। नेक्स्ट हमारा ईडियम है द बिग फिश। पढ़कर ही पता लग रहा है कोई एक बड़ी चीज़ की बात हो रही है। मेन लीडर्स, बड़ी हस्ती, बिग फिश। इसकी जड़ें उस समय के सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़ी है जब मछली पकड़ना एक आम पेशा था। उस समय बड़ी मछली को अधिक मूल्यवान माना जाता था, सम्मानजनक माना जाता था, क्योंकि वह अधिक भोजन देती थी और उसे पकड़ना भी कठिन होता था। ठीक है, इतना आसान नहीं होता था। इसी आधार पर बड़ी मछली एक रूपक बन गई ऐसे व्यक्ति के लिए जो अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो। ठीक है, अब देखो दो सेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब मछली पकड़ने की सेंस से कि एक बड़ी मछली मिली है तो बहुत ही मतलब शक्तिशाली और प्रभावशाली चीज़ होगी। दूसरा एक मतलब बिग फिश, मतलब कई सारी फिश के बीच में एक ये बिग फिश है, तो ये मतलब अपने ग्रुप की लीडर होगी, ये भी सोच सकते हैं आप, मतलब मेन लीडर है, ये इनको लीड कर रही है। ठीक है, तो दोनों सेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ईडियम ईजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा द कॉल ऑफ नेचर। ईजी ईडियम है। कॉल ऑफ नेचर आपको पता ही होगा, गो टू द टॉयलेट, शौच या फिर मूत्र की आवश्यकता होना, प्रेशर लगता है जब हमारा, है ना। यह मुहावरा शिष्टता, पोलाइटनेस के साथ एक निजी और शारीरिक ज़रूरत जैसे टॉयलेट जाना को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। अब देखो सीधा पूछते हैं कि मतलब मुझे तो लगी है, मैं जा रहा हूँ, तो उससे बेटर है कहीं आप मतलब कहीं ऐसे लोगों के बीच हैं जहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड लग जाती हैं,
तो वहाँ पर ऐसे किसी इडियम को यूज़ किया जाता है जो कि है द कॉल ऑफ नेचर। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को कहेंगे तो मतलब वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, वो पढ़े लिखे वाली सेंस में, मतलब पढ़े लिखे लोगों के बीच में है, बड़े लोगों के बीच में है, आप मतलब एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है ना। उस समय के समाज में सीधे शब्दों में इन जरूरत का उल्लेख करना अशोभनीय माना जाता था, इसलिए एक सौम्य और अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया गया, प्रकृति का बुलावा, यानी कि द कॉल ऑफ नेचर। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं, इजी है, वैसे आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी भी होगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा द काम बिफोर द स्टॉर्म। पढ़कर ही पता लग रहा है मतलब आंधी तूफान आने से पहले की शांति। ए पीरियड ऑफ क्वाइट दैट कम्स बिफोर ए टाइम ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, वायलेंस एट्सेट्रा। तूफान से पहले की खामोशी होती भी है, आपको पता ही होगा। यह समुद्री यात्रा और मौसम विज्ञान से जुड़ा है। नाविकों ने यह अनुभव किया कि किसी तूफान के आने से ठीक पहले समुद्र और आसमान में एक असामान्य तरीके की शांति होती है, मतलब बिल्कुल सब शांत हो जाता है। न हवा चलती है उस समय, न लहरें उठती हैं। यही शांति, जो शांति छा जाती है चारों तरफ, तूफान के आगमन का संकेत मानी जाती है। यह वाक्यांश बाद में मेटाफर बन गया, किसी बड़ी समस्या, संघर्ष, घटनाक्रम से पहले की अस्थायी शांति को दर्शाने के लिए यूज़ होने लगा। इडियम ईजी है, एक बार ही पढ़कर आप रिलेट कर सकते हैं। फोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है द डेविल इज़ बीटिंग हिज वाइफ, मतलब कि द सन इज़ शाइनिंग व्हाइल इट रेन्स, मतलब कि सूरज की धूप में बारिश होना। अब देखो यहाँ पर जो डेविल है, जो शैतान है, और उसकी पत्नी, यहाँ पर दो का उल्लेख है ना। अब देखो जो यहाँ पर है, धूप को कहा गया है शैतान की मुस्कान, और बारिश को कहा गया है उसकी पत्नी के आंसू। ठीक है, डेविल को कहा गया है यहाँ पर धूप, मतलब डेविल हंस रहा है, उसको धूप से रिप्रेजेंट किया गया है, और बारिश मतलब कि डेविल की जो वाइफ है उसके आंसू, जिससे प्रतीत होता है कि वह पत्नी को पीट रहा है और वह रो रही है। यह एक तरह की लोक कथात्मक कल्पना है जो प्राकृतिक विरोधाभास को समझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, द डेविल इज़ बीटिंग इज़ वाइफ, मतलब डेविल कौन था, सूरज, हंसता हुआ सूरज, और बीटिंग इज़ वाइफ, इसकी वाइफ कौन थी, वो थी मतलब बारिश। ये जो बारिश हो रही है ये मानो उसकी वाइफ के आंसू हैं, है ना। तो आप रिलेट कर सकते हैं, सूरज भी निकल रहा है और बारिश भी हो रही है, तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है द डेविल इज़ बीटिंग इज़ वाइफ, मतलब सूरज की धूप में बारिश होना, डेविल अपनी वाइफ को पीट रहा है। ठीक है, मतलब वाइफ कौन है, उसके आंसू निकल रहे हैं, वो है बारिश, और डेविल कौन है, सूरज। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द डाई इज़ कास्ट, मतलब कि द डिसीजन हैज़ बिन टेकन, तीर कमान से निकल चुका है, फैसला ऑलरेडी हो चुका है। ये जो जूलियस सीजर था, है ना, उसको इसका श्रेय दिया जाता है। सीजर ने रोमन सीनेट के आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी को पार किया था। ठीक है, उसने उसके आदेश की अवहेलना की थी रोमन सीनेट की। देखो जो उस समय ये जो रिवर होती थी रूबिकॉन नदी, यह रोम की सीमा मानी जाती थी, अब वो सीमा से निकल गया पार, है ना। इसे पार करना खुलेआम विद्रोह माना जाता था, और मतलब जो सीजर था, है ना, जूलियस सीजर था, उसने इसको पार कर दिया था, तो खुलेआम उसने विद्रोह कर दिया था। सीजर ने यह निर्णय लेते हुए कहा, ये अपनी लैंग्वेज में उसने कुछ कहा जिसका अर्थ होता था पासा फेंका जा चुका है। ठीक है, एक बार पासा फेंका जा चुका है तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं, जो उस पर अंक आना है, जो रिजल्ट आना है, वो होकर रहेगा। यही वाक्य इंगित करता है कि अब पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई भी रास्ता नहीं बचा है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। बाद में यह वाक्यांश द डाई इस कास्ट के रूप में फेमस हो गया, मतलब कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आकर ही रहेगा, जो मतलब होना है वो होकर रहेगा, भले ही आप कुछ भी करें। ठीक है, मतलब वही है, तीर कमान से निकल चुका है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं इसको किससे, जूलियस सीजर से रिलेट करेंगे, और रूबिकॉन रिवर से। रूबिकॉन वर्ड वैसे अच्छा है, ये पता होगा, गाड़ी में यूज़ होता है। ठीक है, रूबिकॉन मतलब गाड़ी है, तो ये शायद यहीं से ही आया है, ये मुझे भी अभी पता लगा है, तो मतलब देख सकते हैं आप, इडियम आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। ये भी पढ़कर आपको पता लग रहा होगा, ये जो सुबह सुबह की मतलब बर्ड है, जो सुबह बर्ड निकलती है, वो कैच करती है किसको, वॉर्म्स को, जो कीड़े होते हैं। वन हु अराइव्स फर्स्ट गेट्स द बेस्ट चांस एट सक्सेस, मतलब कि पहले आओ पहले पाओ, जो जल्दी उठता है वह लाभ कमाता है। ठीक है, देख सकते हैं, वन हु अराइव्स फर्स्ट, जो पहले आता है वही आता है, पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो पहले आता है उसी को ही चीज़ें मिलती हैं, वही चीज़ है। इसका मूल विचार प्रकृति से आया है। जैसे पक्षी यदि सुबह जल्दी भोजन की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें ताज़ा कीड़े वॉर्म्स मिल जाते हैं। इसी सिद्धांत से यह कहावत बनी कि जो लोग समय से पहले या जल्दी काम शुरू करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। यह मुहावरा यूरोपियन किसान संस्कृति
और प्राकृतिक पर्यवेक्षण से प्रेरित है, जहाँ सुबह जल्दी उठना और काम पर लगना मेहनत, अनुशासन और सफलता का प्रतीक माना जाता है। मेरे हिसाब से ये इडियम भी आपका क्लियर हो चुका होगा। फ़ोटो भी देख सकते हैं, सुबह सुबह सूरज उग रहा है, ये मतलब अर्ली बर्ड है, सुबह सुबह ही आ चुकी है और मतलब इसको वॉर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, द एलिफेंट इन द रूम। एक इमेजिन कीजिए आप रूम में बैठे हैं, सभी आपके फैमिली मेम्बर हैं, वहाँ पर एक एलिफेंट भी है, एक बहुत विशाल जानवर है जो मतलब आप पर हमला भी कर सकता है, आपको डर कर भी रहना है, थोड़ा मतलब चीज़ों को कंट्रोल रखना है। वहीं से ये चीज़ निकली है, ए बिग प्रॉब्लम everyone is ignoring or afraid to talk about an obvious issue left unaddressed due to its sensitivity। बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना, ए बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज़ इग्नोरिंग, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई उसको इग्नोर कर रहा है, उससे डर रहा है, उसके बारे में बात करने से डर रहा है। एक ऑब्वियस इशू है, उसको अनएड्रेस्ड ही छोड़ दिया जाता है उसकी सेंसिटिविटी को लेकर, है ना, मतलब कि बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। इसकी शुरुआत एक विचार, एक बड़ी स्पष्ट और नज़र आने वाली चीज़ से है, जिसे सब लोग देख तो सकते हैं लेकिन उस पर बात कोई नहीं करता है, उसको रोक टोक उस पर कुछ भी नहीं करता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता। वैसे ही जैसे किसी कमरे में खड़े विशाल हाथी को नज़रअंदाज हर कोई कर देता है। अब देखो, इस हाथी को हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि हाथी को कुछ कहें, वो मतलब इन पर हमला कर दें, क्या करेंगे, मतलब कमरे से नहीं भाग पाएंगे, और हाथी को भी बाहर निकालना लगभग इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो द एलिफेंट इन द रूम का मतलब हो जाएगा एक ऐसी बड़ी समस्या जिसको देख तो हर कोई पा रहा है लेकिन उसको नज़रअंदाज करना सबकी मजबूरी है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स का इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जो अंत होता है ना, अंत होता है वो जो मीन्स, जो माध्यम होते हैं, जो तरीके होते हैं, उनको जस्टिफाई करता है, उनको सही ठहराता है। ठीक है, जो अंत कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, वही चीज़ है, जो अंत हो जाता है वो उसके जो तरीके, जिस तरीक़ों से हम उस अंत तक पहुँचे हैं वो उनको जस्टिफाई करता है, सही ठहरा देता है। रॉन्ग और अनफेयर मेथड्स टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ हासिल करने के लिए अनुचित उपाय अपनाना। अब देखो, एंड हो गया, आप मतलब एंड पर आ गए, आपने वो चीज़ें कैसे करी, किस माध्यम से करी, अच्छी तरह से करी, बुरी तरीके से करी, कुछ भी तरीके से करी, कुल मिलाकर आप एंड पर पहुंच गए। तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ भी अनुचित उपाय अपना लेना, रॉन्ग और अनफेयर मेथड भी अपना लेना। ठीक है, ये जो निकोलो मैकियावेली था, उसकी रचना थी द प्रिंस, उससे प्रेरित है। हालांकि मैकियावेली ने इस वाक्य को शब्दशः नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने बार बार यह विचार प्रस्तुत किया कि राजनीतिक सफलता और सत्ता बनाए रखने के लिए नैतिकता को नज़रअंदाज किया जा सकता है। उनके अनुसार यदि कोई उद्देश्य है, जैसे कि राज्य की स्थिरता, शासक की सत्ता, उचित और आवश्यक है, तो उसे पाने के लिए धोखा, छल, हिंसा, क्रूरता जैसे साधनों का उपयोग भी सही ठहराया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, ये चीज़ें आपने सुनी भी होगी, मतलब लड़ाई में और प्यार में हर चीज़ जायज़ है। तो वही चीज़ है रॉन्ग एंड अनफेयर मेथड टू अचीव समथिंग, मतलब कोई राज्य की सत्ता हो, अपनी सीट हो, मतलब कुछ भी कोई बड़ी चीज़ हो, उसको मतलब पाने के लिए जो चीज़ उचित है, आवश्यक है, उसको पाने के लिए आप धोखा भी कर सकते हैं, छल, हिंसा, क्रूरता जैसे साधनों का उपयोग भी कभी कभी सही ठहराया जा सकता है, ठीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिक। ज्यूरिक आपको पता ही होगा, स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है। और नॉर्म्स ये जो होता है, ये होता है बोने, है ना, जो कद काठी में छोटे होते हैं। 1964 में जो ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था और स्विस बैंकर्स पर आरोप लगाया गया कि वे ब्रिटिश मुद्रा के खिलाफ सट्टेबाजी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने स्विस बैंकर्स को नॉर्म्स बोला, मतलब कि बोने, आप बोने हों। और बोने कैसे, ऐसे बोने जो कल्पना लोक के एक छोटे रहस्यमयी जीव जो ज़मीन के नीचे रहते हैं और सोने चांदी का भंडार छुपा कर रखते हैं। इमेज देख सकते हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो बोने हैं, ये ज़मीन के नीचे हैं और सोने चांदी के इन्होंने ढेर सारे भंडार छुपा कर रख रखे हैं और सट्टेबाजी करते हैं ताकि मतलब जो वहाँ की करेंसी है उस पर मतलब ये आराम से इफ़ेक्ट डाल सकें, है ना। ये आराम से उस पर इफ़ेक्ट डाल भी सकते थे, इसलिए नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिक एक व्यंग्यात्मक उपाधि बन गई जो उन गुप्त, लालची और विदेशी वित्तीय ताकतों की ओर संकेत करती हैं जो पर्दे के पीछे से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। तो नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिक का मतलब हो गया बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फिर फाइनेंस वाले जो मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी की पूरी मतलब करेंसी को हिला कर रख दें, है ना। नॉर्म्स इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये मतलब ऐसा माना जाता था कि ये मतलब एक इमेजनरी वर्ल्ड के छोटे रहस्यमयी जीव होते थे जो ज़मीन के नीचे
सोने चांदी का भंडार छुपा कर रखते थे ताकि वे टाइम आने पर और मतलब अपने मन मुताबिक वे चीज़ों को ऑपरेट कर सके, मतलब कि वे करेंसी को, पूरी की पूरी इकोनॉमी को मतलब जड़े हिला कर रख दें। तो वे इतने बड़े लोग होते थे, मतलब वैसे तो बोने होते थे लेकिन उनमें पोटेंशियल इतना होता था कि वे पूरी की पूरी इकोनॉमी हिला सकें। तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, आप इसको इस तरह से मतलब बोने से भी रिलेट कर सकते हैं, ज्यूरिख से रिलेट कर सकते हैं, स्विस बैंकर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। कई सारे इसमें आपके पास पॉइंट्स आ गए, इमेज भी देख सकते हैं। मतलब ये नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख हैं, ज्यूरिख के ये बोने हैं, ये वही बोने हैं जो मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से इडियम क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम होगा हमारा द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इडियम ईजी है, मतलब अदर साइड, सामने वाले की थाली में जैसे मतलब ज़्यादा ही दिखाई देता है, वही चीज़ है यहाँ पर। अदर पीपल ऑलवेज सीम्स टू बी इन ए बेटर सिचुएशन ऑल्दो इट माइट नॉट बी ट्रू। यद्यपि वे मतलब वास्तव में वे सही नहीं होते, है ना, मतलब वो सच नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें दूसरे जो लोग हैं वो अच्छी सिचुएशन में दिखाई देते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगना, ये भी कह देते हैं हम। दूर की वस्तु अच्छी लगना, ये भी कह देते हैं। इंसानी स्वभाव से आया है कि लोग अक्सर दूसरों की ज़िंदगी या चीज़ों को अपनी तुलना में बेहतर समझते हैं, चाहे हकीकत में ऐसा ना हो। इसका मतलब होता है हमें हमेशा दूसरों की चीज़ें या जीवन ज़्यादा अच्छी लगती है, जबकि हमारी अपनी स्थिति उतनी भी अच्छी हो सकती है जितनी सामने वाले की है, लेकिन सामने वाले की हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। जो एक लैटिन लेखक थे ओविड, उन्होंने भी अपनी कविता में लिखा है द हार्वेस्ट इज़ ऑलवेज रिचर इन अनदर मैंस फील्ड, मतलब कि दूसरे के खेत की फसल हमेशा ज़्यादा दिखती है। ठीक है, इडियम ईजी है, आराम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं और डायरेक्ट मतलब मीनिंग से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इडियम है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, मतलब कि टू वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, रात से 8 बजे तक, सुबह के रात की शिफ्ट में काम करना ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहलाता है। एक कहावत है कि पुराने ज़माने में लोग गलती से किसी जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ समझकर दफना देते थे। कई बार ऐसे केसेस होते थे कि वे मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो वे मतलब कुछ एक बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि आदमी बेहोश हो जाता है, मरा हुआ फील होता है। अब आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर अच्छे खासे नहीं हैं, तो आप उसको मरा हुआ मान सकते हैं, मतलब पहले के समय में ऐसा होता था, तो वे उसको मरा हुआ समझ कर ही दफना देते थे। इसलिए कब्र होती थी उसके ऊपर डोरी और घंटी लगाई जाती थी, जिसे जिंदा होने पर बजाया जा सके, है ना। मान लो कोई आदमी जिंदा हुआ तो वो अपनी घंटी बजा देता था। कोई व्यक्ति रात भर कब्रिस्तान में ये देखने के लिए ड्यूटी करता था कि कोई घंटी तो नहीं बजा रहा है, इसे ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा जाता था। हालांकि यह कहानी ज़्यादा प्रचलित तो है, पर ऐतिहासिक रूप से इसके प्रमाण नहीं है। हिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा ही है, बहुत पुराने इडियम हो जाते हैं कि मतलब काफ़ी हो गए, उनके जो हिस्ट्री है उन पर भी डाउट होता है कि वे चीज़ें ठीक है या नहीं, या कौन सी वाली जो कंटेक्स्ट है, कौन सी वाली हिस्ट्री है वो ज़्यादा सटीक है। तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको याद करने से मतलब होना चाहिए। कुल मिला के द ग्रेवयार्ड शिफ्ट आप समझ चुके होंगे, मतलब कि पहले के समय में जिंदा आदमियों को भी दफनाया जाता था, मतलब गलती से दफना दिया जाता था, और उसकी कब्र के ऊपर घंटी लटकाई जाती थी, डोरी लटकाई जाती थी कि अगर वो 1% जिंदा हो तो वो घंटी बजा दे। एक आदमी ऐसे ही डिप्यूट कर रखा था कि वो देखता था कि कोई घंटी तो नहीं बज रही है, अगर बजी तो वो मतलब उसको आदमी को बाहर निकाल लेता था, और ग्रेवयार्ड शिफ्ट ही उसको कहा जाता था, है ना। तो वहाँ से इडियम बना रात की शिफ्ट में काम करना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब कि जेलसी, ईर्ष्यालु, जो विलियम शेक्सपियर है उसने अपने नाटक ओथेलो में इस्तेमाल किया था। उस नाटक में उन्होंने ईर्ष्या को एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी हरी आँखों वाला एक राक्षस कहा था। पुराने समय में लोग मानते थे कि जब कोई इंसान ईर्ष्या करता है तो उसकी आंखों में हरापन आ जाता है या उसका चेहरा बदल जाता है। तो वहीं से ही ये चीज़ें बन चुकी हैं, और द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग हो जाता है जेलसी, ईर्ष्यालु। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी आंखें हरी हो गई है, ये मतलब इससे जेलसी कर रहा है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ज्यूरी इज़ आउट। पढ़कर ही पता लग रहा है जो ज्यूरी है, जो अदालत है, वो आउट, वो मतलब उसका जो काम है उसको करने से मतलब आउट हो चुकी है, वो अपना निर्णय नहीं दे पा रही है। नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, पढ़कर ही पता लग रहा है। ब्रिटिश लीगल सिस्टम से निकला है। अदालत में जब कोई मामला चलता है तो अंतिम फैसला ज्यूरी नाम की आम नागरिकों की एक समिति देती है।
जब ज्यूरी विचार कर रही होती है लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया जाता है तो कहा जाता है द ज्यूरी इज़ आउट। धीरे धीरे यह वाक्य एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होने लगा, जिसका मतलब हुआ अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, मामला अभी तक तय नहीं हुआ है। द ज्यूरी इज़ आउट, ज्यूरी आउट हो चुकी है, मतलब ज्यूरी पर मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड। नेक्स्ट इडियम है हमारा द लास्ट स्ट्रॉ। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, ए माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज दैट मेक ए सिचुएशन अनबियरेबल। मतलब कि एक अंतिम समस्या, कोई एक सीरीज़ है जिसमें मतलब समस्या पर समस्या आ रही है, लेकिन वो फाइनल प्रॉब्लम एक माइनर डिफ़िकल्टी जो बहुत छोटी सी डिफ़िकल्टी होती है, मतलब जब वो आगे आती है, जब वो डिफ़िकल्टी है जो वो मतलब बिल्कुल एंड वाली आएगी या बिल्कुल आपके सामने आएगी और उसकी वजह से मामला बिल्कुल सिचुएशन जो आपकी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो उसको कहा जाता है द लास्ट स्ट्रॉ। समस्याओं की श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी के धैर्य होने का कारण बनती है। अब देखो ये इडियम शायद मैंने करा भी रखा है, मुझे याद आ रहा है, अरबी कहावत से निकला है, इट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल बैक। ठीक है, ऊँट की पीठ पर एक एक करके बोझ रखा जाता है और अंततः एक आखिरी तिनका उसकी पीठ को तोड़कर रख देता है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक मतलब उस पर डाला जा रहा है, उस पर वेट डाले जा रहे हैं, एक लास्ट में जब आप एक तिनका एक स्ट्रॉ उस रखेंगे उसकी कैपेसिटी बाहर हो जाएगी तो वो उसकी कमर तोड़ देगा और पूरा का पूरा ऊँट मतलब गिर जाएगा। इस कहावत में यह विचार छिपा है कि जब किसी पर लगातार छोटे छोटे तनाव परेशानियां डाली जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब कोई बहुत ही छोटी सी बात भी उस व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ देती है। प्राचीन अरब लोक कथाओं और कहावतों में ऊँट को अधिकतम भार सहने वाला प्राणी माना जाता है। वहाँ कहा जाता था कि हर तिनके का भार नहीं होता है पर आखिरी तिनका सबसे भारी होता है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप मेरे हिसाब से, ये पहले भी हमने कर रखा है, पता होगा आपको। मतलब द लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग जब उस पर वेट लादा जाता है तो जब उसकी कैपेसिटी रीच हो जाती है तो जो वो लास्ट एक स्ट्रॉ को रिप्रेजेंट करा गया है वहाँ पर, वो जो एक लास्ट हम उस पर वेट रखते हैं उसकी वजह से कैमिल पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है समस्याओं की श्रृंखला में अंतिम लास्ट समस्या जो किसी के धैर्य होने का कारण बनती है, किसी की कैपेसिटी को रीच करने का मतलब एक कारण बनती है कि अब वो मतलब उसका कैपेसिटी से बाहर हो चुकी है चीज़ें, मतलब अब वो और ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगा चीज़ों को। नेक्स्ट इडियम है द लोएंट शेयर। पढ़कर ही पता लग रहा है शेयर का एक हिस्सा तो बड़ा तो होगा ही, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ए वॉल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी का बड़ा और बेहतर हिस्सा होना। अब देखो एक फेबल थी, एक दंत कथा थी, है ना। फेबल भी वैसे मैंने आपको वर्ड कई बार बता रखा है, फुल एबल होती है हमारी मम्मी, हमारी अम्मा जी कथा ही सुनाने के लिए, है ना, क्योंकि दादी माँ ही बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं, तो वहाँ से हमने रिलेट कर रखा था ये। द लो एंड शेयर मुहावरे की उत्पत्ति प्रसिद्ध एक फेबल थी जिसका नाम था द लो एंड शेयर। एक बार एक शेर, लोमड़ी, गीदड़ और एक भेड़ ने मिलकर शिकार करने का फैसला लिया। शिकार के बाद जब उसका बंटवारा करने का समय आया तो शेर ने 4 हिस्से किए। पहला बोला कि ये तो मेरा है क्योंकि मैं राजा हूँ। दूसरा भी बोला कि ये भी मेरा है क्योंकि मैं शिकार में सबसे आगे था। तीसरा भी बोला ये भी मेरा होगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। चौथा भी उसने कहा कि ये भी मेरा होगा और चेतावनी दी, कोई इसको छूने की कोशिश करेगा तो उसका हाल बुरा होगा। तो शेर ने कुल मिलाकर सारे के सारे हिस्से खुद रख लिए और बाकी जानवर डर के मारे कुछ न कह सके। तो द लो एंड शेयर मतलब कि सारा का सारा हिस्सा उसी का होगा, सबसे मेजर जो हिस्सा होगा, सबसे अच्छा हिस्सा होगा, वो सबसे बड़ा और सबसे बेहतर हिस्सा भी शेर का ही होगा। इमेज भी देख सकते हैं, कहानी से भी आपको हमेशा ये अब याद रहेगा। इडियम ईजी भी था, कोई इशू नहीं होना चाहिए। द मैन इन द स्ट्रीट, द ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी। देखो जब अखबार वालों को या फिर किसी नेता को ये जानना होता था कि जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है, तो वे द मैन इन द स्ट्रीट की राय की बात करते थे। द मैन इन द स्ट्रीट मतलब कि गलियों में जो आदमी है ना, आम आदमी, उसकी वे मतलब राय जानना चाहते थे। यह वाक्यांश इंग्लैंड और अमेरिका में उन दिनों प्रयोग में आया जब जो जनमत संग्रह होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, उसको राजनीतिक विमर्श में महत्व मिलने लगा था, तब ये इडियम यूज़ हुआ। द मैन इन द स्ट्रीट मतलब ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा द मूवर्स एंड शेकर्स, पीपल हु हैव ए लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये बेसिकली निकला है एक कविता से। एक अंग्रेजी कवि ऑर्थर ओ शॉग्नेसी की एक कविता थी, ऑड, है ना। ये उसमें इडियम को ये इडियम देखने को मिला ऑड में। ऑड एक कविता थी, किसकी थी, ऑर्थर, इसको तो छोड़ो। उसमें जो लाइन थी
वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये तो बल्कि किसी में ये तो केवल रिफरेंस के लिए होता है, बाकी आपको ये चीज़ें याद या फिर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी काफ़ी होगा मतलब स्किप कर देता हूँ। देखो मेन चीज़ थी कुल मिलाकर, ये कविता की लाइन उठाई गई है, कविता में लाइन थी, पोएम में उसमें लाइन थी, येट वी आर द मूवर्स एंड शेकर ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स। देखो येट का मतलब फिर भी, हम हमेशा के लिए दुनिया के मूवर्स और शेकर्स हैं, ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम दुनिया के लिए हमेशा के लिए दुनिया के मूवर्स और शेकर्स हैं। मतलब क्या होगा, उन्होंने उन लोगों को मूवर्स एंड शेकर्स कहा जो भले ही अकेले हों, सपने देखने वाले या उपेक्षित हों, लेकिन दुनिया को बदलने की शक्ति उन्हीं में ही होती थी। ठीक है, जो सपने देखता है, जो मतलब विजनरी सोच होती है जिसकी, वही दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। ठीक है, देख सकते हैं ये सभी के सभी मूवर्स एंड शेकर्स हैं, मतलब ये अपने अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और ये मतलब प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लॉर्ड्स ऑफ पावर हैं इनमें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ईडियम भी आपका क्लियर हो चुका होगा, प्रभावशाली व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईडियम है हमारा द निटी-ग्रिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ ए सब्जेक्ट और सिचुएशन, महत्वपूर्ण पहलू। देखो ये जो ईडियम है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, कई सारे लोग इसका मतलब स्पष्ट प्रमाण क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है वो नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इजी करना है, आसानी से आपको याद हो जाए। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मतलब आया कंटेक्स्ट जो इसका है स्लेव शिप्स, जिसमें स्लेव्स जो दास होते थे उनको भेजा जाता था, वहाँ से आया है। ठीक है, यह माना जाता था कि जो निटी ग्रिटी शब्द है उन छोटे मोटे मलबे या गंदगी को संदर्भित करता था, जो दास जहाज जो स्लेव शिप होते थे उसमें जो कचरा बच जाता था, है ना, मतलब दासों को उतारने के बाद उनके निचले हिस्से में जो कचरा बचता था, जो चीज़ें बचती थी, उसको मतलब निटी ग्रिटी उनको कहा जाता था। इसमें जो जूं होती है, जूं के अंडे, उनको कहा जाता है निट, और जो सस्ता भोजन जैसे ग्रिट्स, मोटा पिसा अनाज होता है, ग्रिट्स कहा जाता था, उस वे चीज़ें शामिल होती थी, है ना। निट्स होते थे क्या, मतलब जो जूं के अंडे होते थे, और मतलब ग्रिट्स क्या होते थे, जो मोटा पिसा अनाज होता है वो होता था, है ना, जो दासों को यात्रा के दौरान खिलाया जाता था। यह गंदगी और बचा हुआ सामान जहाज के सबसे नीचे का हिस्सा और वास्तविक हिस्सा माना जाता था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये चीज़ें रखी होती थी। तो निटी ग्रिटी का मतलब हो गया, मतलब उसका इम्पोर्टेंट पहलू। अब देखो दास जा रहे हैं, इसमें खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, और खाना ही मतलब सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ ए सब्जेक्ट और सिचुएशन मान सकते हैं, ये सिचुएशन होती थी कि दासों को वहाँ पर खाना तो खिलाना है। अब देखो थर्ड क्वालिटी का खाना खिलाया जाता था दासों को उस समय, तो वहाँ पर सबसे नीचे का और सबसे वास्तविक जो हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता था वो यही थर्ड क्वालिटी का खाना होता था, जिसमें होते थे मतलब सस्ता भोजन, जैसे ग्रिट्स होते थे, निट होते थे, मतलब जू के अंडे कह सकते हैं, ये चीज़ें मतलब वहाँ से बनी। तो ईडियम ये बना, मतलब कि महत्वपूर्ण पहलू आप रिलेट कर सकते हैं। इमेज भी देख सकते हैं आप, ये मतलब अंदर का व्यू है किसी मतलब स्लेव शिप का। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है हमारा द ओल्ड एडम, द एविल और रेकलेस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब कि मानव प्रकृति का बुरा पक्ष। अब देखो बाइबल के अनुसार जो एडम थे, मतलब आदम, ये पहले मनुष्य थे जिसको ईश्वर ने बनाया था, लेकिन आदम और उसकी पत्नी हवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, जिससे पाप का प्रवेश हुआ। इस घटना को ओरिजिनल सिन, मूल पाप कहा जाता है। धीरे धीरे द ओल्ड एडम शब्द का प्रयोग उस पापी स्वभाव और अधर्म के प्रति झुकाव के लिए होने लगा जो प्रत्येक इंसान में जन्म से विद्यमान होता है। मतलब कि मानव प्रकृति का बुरा पक्ष जो एडम था, उसने मतलब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो मतलब बुरा पक्ष हो जाएगा द इविल और रेकलेस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जो एडम था वो मतलब ईश्वर का बनाया हुआ सबसे पहला जो मनुष्य था वो वही था, और मतलब उसने जो एडम था वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो मतलब उसका जो एक उसकी फीलिंग थी, इविल फीलिंग थी, इल फीलिंग थी, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि मतलब वो जो एडम था उसका मतलब उसकी फीलिंग, इल फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है मानव प्रकृति का बुरा पक्ष, क्योंकि वो जो एडम था वो पूरी की पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द पोट कॉलिंग द कैटल बैक। ठीक है, मतलब कि पीपल आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिफाई इन अदर। क्या मतलब हो जाता है, मतलब लोग उसी दोष के लिए दोषी होते हैं जो वे दूसरों में देखते हैं। मतलब क्या हो जाता है, मतलब
उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, या फिर खुद में दोष होते हुए दूसरों पर आरोप लगा देना। आप में खुद में तो खोट है, दूसरों को भी आप कह रहे हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में रसोई में खाना जो पकाने के बर्तन होते थे जैसे पॉट और केटल लोहे के बनते थे। खुली आग पर वे रखे जाते थे और आग में संपर्क में आने से वे काले हो जाते थे, कालिख लग जाती थी उन पर। ऐसे में अगर एक काला पॉट दूसरे काले केटल से कहे कि तू तो काला है, ठीक है, मतलब कि काला ही पॉट है, और वो मतलब केटल को कह रहा है कि तू तो काला है ना, तो यह एक व्यंग्यपूर्ण बात बन जाती है, क्योंकि दोनों ही एक ही दोष से ग्रसित हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, मतलब खुद में भी दोष है लेकिन आप दूसरे के ऊपर भी आरोप डाल रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द प्रोज एंड कॉन्स। इजी इडियम है। फॉर एंड अगेंस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंसिडर ऑल फैक्ट्स। अब देखो इजी है, लैटिन भाषा से जुड़ा हुआ है। प्रो का अर्थ होता है के पक्ष में, कॉन्ट्रा का अर्थ होता है विरोध में, तो इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है द सीमी साइड, द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स, मतलब कि अप्रिय पहलू। अब देखो पुराने समय में जब कपड़े हाथ से बनाए जाते थे तो उनकी जो सीम होती थी, सीम क्या होता है, सिलाई, उनकी साइड को छुपाया जाता था। आज भी मतलब जो सिलाई हमारी बेसिक सिलाई होती है वो अंदर की तरफ ही डाली जाती है ताकि वो दिखाई ना दे, क्योंकि वह हिस्सा असुव्यवस्थित और बदसूरत लगता था। इसलिए जब कोई चीज़ सीमी साइड कहलाती थी तो उसका मतलब होता था कि वह चीज़ अपने बुरे या फिर छुपे हुए पक्ष को दिखा रही है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको छुपाना चाहिए था, लेकिन द सीमी साइड का मतलब हो जाता है एक नेगेटिव पहलू, एक अप्रिय पहलू जिसको छुपाया जाना था, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं, सारे के सारे सीम है ना। तो इसी चीज़ को ये बंदा शो कर रहा है, ये सीमी साइड है। सीमी साइड मतलब कि जहाँ पर सीम, जहाँ पर सिलाई हुई हुई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। अगेन अभी कराया, मैंने आपको बताया था, मतलब इतना सामान लाद दो उस पर जो एक आखिरी का स्ट्रॉ होगा, एक आखिरी का उस पर वेट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उस मतलब कैमल की कमर को तोड़कर रख देगी। घटनाओं की श्रृंखला की अंतिम घटना जो ऐसे नहीं प्रतीत होती है, अभी मैंने बताया, टू बी द लास्ट इन ए सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इट इज़ इंटॉलरेबल, ऐसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। वैगिंग क्या होता है, वैगिंग होता है मतलब हिलाना, ठीक है, और मीनिंग हो जाता है द लेस इम्पोर्टेंट और सब्सिडरी फैक्टर या फिर पर्सन और थिंग डोमिनेट्स ए सिचुएशन। कुछ एक चीज़ें हैं जो सिचुएशन को डोमिनेट करती है। कम महत्वपूर्ण तत्व द्वारा नियंत्रित होना। पूंछ कुत्ते को हिला रही है, यानी कोई छोटा सा हिस्सा पूरे सिस्टम या बड़ी चीज़ को नियंत्रित कर रहा है। सीधा सीधा सा इसका मीनिंग है द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। जो टेल है, पूंछ है, वो मतलब पूरे के पूरे कुत्ते को हिला रही है ना, उसको कंट्रोल कर रही है। तो कम महत्वपूर्ण है टेल तो, और उसके द्वारा पूरा का पूरा कुत्ता जो पूरा मतलब एक महत्वपूर्ण तत्व है वो उसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इडियम इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द थिन एंड ऑफ द वेज। अब वेज का मतलब क्या हो जाता है, मतलब कील होता है ना, तो उसको कहते हैं मतलब वेज। स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, बिगनिंग ऑफ समथिंग बैड विच सीम्स हार्मलेस इन द प्रेजेंट बट इज़ लाइकली टू बिकम वर्स इन फ्यूचर। मतलब क्या हो जाता है, मतलब स्टार्ट और हार्मफुल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट मतलब जो शुरुआत हुई है वही मतलब हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं। बिगनिंग ऑफ समथिंग बैड, शुरुआत किसी बैड चीज़ की होना, विच सीम्स हार्मलेस, जो देखने में तो हार्मलेस लगती है वर्तमान में, लेकिन वो धीरे धीरे परेशानी का कारण बनती जाती है। मामूली परेशानी जो बड़ी परेशानी का कारण बनती है। अब देखो लकड़ी की जो गांठ होती है, चट्टान होती है, उसको फाड़ने के लिए एक वेज होती है, यानी कि कील, है ना। इस कील का पतला सिरा पहले डाला जाता है और फिर मोटे हिस्से को ठोककर बड़ी दरार की जाती है। यह प्रतीकात्मक है कि किसी बदलाव की एक छोटी शुरुआत जो बाद में बड़ा असर डाल सकती है। देखो मानो ये कील है, ठीक है, नीचे से तो बहुत ज़्यादा पतली है। अब देखो यहाँ पर मारेंगे तो ये मतलब थोड़ा प्रभाव डालेगी, और जब इस पर मारते जाएंगे ये सिरा नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है पहले तो परेशानी छोटी थी, मतलब जो ये वेज है, जो ये कील है, इसकी जो पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा पतला था, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाएगा ऐसा, मतलब वो चीज़ें परेशानी जो है बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इडियम क्लियर हो चुका होगा, समझ भी गए होंगे आप। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अब देखो पढ़कर ही पता लग रहा है, आइसबर्ग तो वैसे आपको पता होगा, आइसबर्ग जो है वो उसका बहुत जो माइनर सा हिस्सा होता है वही ऊपर रहता है, मेजर हिस्सा उसका नीचे मतलब पानी में होता है ना। टाइटैनिक शिप भी ऐसे ही किसी आइसबर्ग से टकराया था और तब वो डूब चुका था। मीनिंग हो जाता है समथिंग विच इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए समथिंग मच बिगर, बड़ी समस्या का छोटी सी झलक होना उसकी।
समुद्री यात्रा से जुड़ा है। आइसबर्ग जो होते हैं, हिमखंड होते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप से निकला है। आइसबर्ग का केवल 10% भाग ही पानी के ऊपर रहता है, 90% नीचे छुपा रहता है। इसी आधार पर मुहावरा बना कि जो दिखाई दे रहा है वह असली समस्या या स्थिति का एक छोटा सा हिस्सा है। इडियम ईजी है, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा द व्हील्स हैव कम ऑफ। ठीक है, जो व्हील्स हैं, जो टायर्स हैं, वो कम ऑफ, बाहर आ चुके हैं। थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर ए पीरियड ऑफ सक्सेस। सफलता के बाद पतन होना, विफल होना। देखो, गाड़ियों से ये कहावत जुड़ी है, जब किसी गाड़ी के पहिए गिर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, कम ऑफ हो जाते हैं, तो गाड़ी चल नहीं सकती, वह पूरी तरह से रुक जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसी तरह जब कोई कार्य योजना बिगड़ती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब यह मुहावरा प्रयोग होता है। ठीक है, द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब सफलता के बाद पतन होना, विफल होना। तो इस तरह से आप इस इडियम को देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। मतलब व्हील्स बाहर आ चुके हैं, तो मतलब उसकी जो सफल हो रहा था, वो सफलता उसके कदम चूम रही थी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इडियम है द वॉल बॉल ऑफ वैक्स, एवरीथिंग, संपूर्ण या फिर पूरा। अब देखो, 17वीं शताब्दी में जब किसी संपत्ति को उत्तराधिकारियों के बीच बांटा जाता है, मतलब बांटा जाता था, इक्वली ना बांटकर, वो मतलब प्रत्येक भूखंड या हिस्से का विवरण एक कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर लिख देते थे, है ना। वहाँ पर तुक्का चलता था, मतलब वे सट्टेबाजी की तरह कि किसी पर ज़्यादा आ जाए, किसी पर कम आ जाए, किसी पर क्या आ जाए। तो ऐसे ही वे भूखंड या उसका जो हिस्से का एक माप है, वो कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर लिखते थे। इन टुकड़ों को मोम के छोटे गोलों, जो ये बॉल्स ऑफ वैक्स होती हैं, उसमें सील कर दिया जाता था और एक टोपी में रख दिया जाता था। प्रत्येक उत्तराधिकारी टोपी से एक मोम का गोला निकालता था और उस गोले के अंदर जो लिखा होता था वही उसका हिस्सा होता था। ठीक है, इस प्रकार द वॉल बॉल ऑफ वैक्स का अर्थ हो गया वह सब कुछ जो किसी को मिलता है, मतलब कि एवरीथिंग या फिर संपूर्ण या फिर पूरा। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे द वॉल बॉल ऑफ वैक्स, मतलब इसमें ये जो वैक्स की बॉल्स होती थी, इसमें संपत्ति का विवरण होता था कि किसको क्या मिलना है, और वो तुक्के से एक बॉल को उठाते थे तो वही उनको चीज़ मिलती थी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है द वाइज एंड वेयर फोर्स, मतलब कि अंडरलाइंग रीज़न और कॉजेज ऑफ समथिंग, किसी बात का कारण होना, स्पष्टीकरण होना। अब देखो, वाई तो आपको पता ही है क्यों, वेयर फोर का मतलब भी होता है किस कारण से, है ना। यह वाक्यांश किसी को जताने के लिए यूज़ होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के सभी कारणों और तर्कों को समझना चाहता है। भाई क्यों और किस कारण से, कुल मिला के वो उसके जो जितने भी पॉइंट्स है उसको समझना चाह रहा है। अगर कोई आपसे क्यों और किस कारण से पूछ रहा है, द वाइज एंड वेयर फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ों को समझना चाह रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा द वर्ड इज़ योर ऑयस्टर। ऑयस्टर, ऑयस्टर क्या होता है, ऑयस्टर हो जाता है सीप, मतलब हो जाता है यू कैन डू एनीथिंग यू विश और गो एनीवेयर यू वांट। ऐसे असीमित अवसर होना, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना, है ना, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना, असीमित अवसर होना। ठीक है, अब देखो, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, मतलब ये जो दुनिया है पूरी की पूरी, ये तुम्हारी सीप की तरह है, ऑयस्टर की तरह है। अब देखो, विलियम शेक्सपियर का जो नाटक था द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, है ना, वहाँ से आया है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें जो ऑयस्टर होता है, सीप होता है, रूपक के रूप में यूज़ हुई है। जैसे सीप में मोती, अपॉर्चुनिटी, मतलब सीप, आपने सीप खरीदी, उसके अंदर मोती आपको भाग्य से मिलता है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसमें मोती मिल सकता है। वैसे ही यह दुनिया अवसरों से भरी है ना, बस उसे खोलना आना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी इसमें पोटेंशियल है आपको, मतलब अवसर ढूंढने वाले आप होने चाहिए। अवसरों से तो वैसे चीज़ें भरी हुई हैं, है ना। तो अगर आपको कोई कहे द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, मतलब ये जो दुनिया है ये तुम्हारी सीप है। सीप मतलब जैसे सीप में मोती निकलेगा, एक मतलब अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही ये पूरी की पूरी दुनिया भी एक अपने आप में असीमित अवसर की एक अपॉर्चुनिटी की तरह है ना। पूरी की पूरी दुनिया आप उसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के कोई भी स्मोक नहीं उड़ता, है ना, स्मोक नहीं होता बिना आग के। देयर इज़ ऑलवेज सम रीज़न फॉर ए रूमर, मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता, अफवाह में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। अगर किसी के ऊपर कोई ना कोई बात उठी है तो उस पर पक्का कुछ ना कुछ चीज़ें चली होंगी तभी वो बात उठी है। प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग हो। धीरे धीरे इसका सामाजिक अर्थ निकाला गया कि कोई भी अफवाह या आरोप पूरी तरह से झूठा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसका आधार जरूर होता है। इडियम ईजी है, देखकर आप समझ चुके होंगे, देख सकते हैं इस पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें ज़रूर उठी होंगी तभी इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है थिक एज थीव्स, मतलब कि हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप, घनिष्ठ मित्रता होना। अब देखो, थिक होता है मोटा गाढ़ा,
थीव्स होता है चोर, चोरों के बीच की जो ज़बरदस्त आपसी विश्वास और गोपनीयता होती है ना, उस चीज़ से इसको रिलेट किया गया है। ये चोर आमतौर पर योजनाएं बनाते और एक दूसरे का साथ निभाते थे, है ना, पक्की यारी हो जाती थी इन चोरों में, इसलिए कहा जाने लगा दे आर एज थिक एज थीव्स, मतलब कि इतने घनिष्ठ जितने कि चोर एक दूसरे के होते हैं, क्योंकि चोर चोर आपस में भाई बिल्कुल एकदम मतलब पक्के दोस्त होते हैं, ठीक है। तो थिक एज थीव्स का मतलब हो जाता है हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, थिंक ऑन योर फीट, मतलब कि एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस एंड मेक फास्ट डिसीजंस, मतलब कि स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना। अब देखो आरंभिक समय में सार्वजनिक बोलने वाले जैसे कि वकील होते थे, नेता होते थे, वक्ता होते थे, मंच पर खड़े होकर सवालों के जवाब तुरंत देते थे, ठीक है। फीट का जो संकेत खड़े रहकर कुछ करना, और थिंक का मतलब होता था मानसिक तैयारी। फीट मतलब खड़े रहकर कुछ करना, कुछ बोलना, कुछ सोच देना एकदम। थिंक का मतलब हो जाता था मानसिक तैयारी, इसलिए यह वाक्यांश दर्शाने लगा कि बिना हिचकिचाहट, बिना किसी देरी के किसी परिस्थिति में जवाब देना एक कुशलता हो जाती है। स्थिति के अनुसार आप निर्णय ले पा रहे हैं, आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं, है ना। तो थिंक ऑन योर फीट मतलब कि अपने पैर के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे पैरों से खड़े हैं ना, आप तुरंत चीज़ों को मतलब उसमें ढल कर, उस सिचुएशन को भाप कर तुरंत उसके जैसा कोई आंसर दे रहे हैं। तो थिंक ऑन योर फीट इसका मतलब हो जाएगा स्थिति के अनुसार निर्णय आप लेने के अंदर आपके अंदर क्षमता है, ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना देरी के किसी परिस्थिति में जवाब देना एक कुशलता हो जाती है। नेक्स्ट इडियम है थ्रू ए स्पैनर, मतलब टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स ए प्लान और एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीड। सैबोटेज मतलब कि कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल कर दे। अब देखो जो स्पैनर होता है ये होता है चाबी, इसको चाबी कहते हैं, है ना, एक औजार होता है। स्पैनर एक औजार टूल होता है। इसका मूल विचार है अगर आप मशीन में एक स्पैनर फेंक दें, अब देखो ये रिम, यहाँ पर ये रिम है, बड़े बड़े इसमें चक्के हैं, ये घूम रहे हैं, अब आप इसमें स्पैनर फेंक दें तो पूरी की पूरी मशीन जो है ठप हो जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। इसी विचार पर मुहावरा बना कि कोई ऐसा काम या बात जो किसी योजना प्रक्रिया को अचानक बिगाड़ दे। थ्री स्पैनर मेरे हिसाब से आप ये भी क्लियर, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं हमारा थ्रू डाउन द ग्लोव, मतलब कि गिव ए चैलेंज थ्रू डाउन द ग्लोव, मतलब कि जो ग्लोव होते हैं, दस्ताने होते हैं, उसको फेंक देना, है ना। अब देखो जो मेडिवल यूरोप में जब कोई योद्धा किसी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता था तो वह अपने दस्ताने जो ग्लव होते हैं जब इन पर फेंक देता था। अगर सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसके दस्ताने को उठा लेता था तो इसका मतलब होता था कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। इसलिए थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब हो जाता है खुले तौर पर चुनौती देना, ठीक है। थ्रू डाउन द ग्लव मतलब कि चुनौती देना, है ना। जब उस ग्लव को वो उठाएगा तब मतलब कि उसने चुनौती को, जो चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है कि थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब होता है अभी आपने ग्लव को फेंका ही है, वो जब कोई उठाएगा तभी वो चैलेंज एक्सेप्ट होगा, वरना अभी आपने केवल और केवल चुनौती दी है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा थ्रू एंड थ्रू, मतलब कि कम्प्लीटली, पूरी तरह से। अब देखो शारीरिक चोट, वस्तुओं के भेदन के लिए होता है इसका इस्तेमाल, जैसे द एरो पास थ्रू एंड थ्रू हिज बॉडी, मतलब कि तीर उसके शरीर के बिल्कुल आर पार निकल गया, है ना। यहाँ पर थ्रू एंड थ्रू का मतलब हो गया आर पार। धीरे धीरे इसका प्रयोग शारीरिक घावों से हटाकर भावनाओं, गुणों और स्वभावों के लिए भी होने लगा, जैसे कि ही इज़ ए पैट्रियोट थ्रू एंड थ्रू, वह पूरी तरह से देशभक्त है। एक और देख सकते हैं द हाउस इज़ मेड ऑफ वुड थ्रू एंड थ्रू, मतलब कि पूरा का पूरा घर लकड़ी से बना है। मतलब जहाँ पर कंप्लीटनेस की बात होती है, कंप्लीट चीज़ों की बात होती है, पूर्णता की बात होती है, वहाँ पर ये थ्रू एंड थ्रू लग जाएगा पूरी तरह से। इसका भाव यह है कि कोई व्यक्ति, कोई चीज़ हर स्तर पर, हर दृष्टिकोण से वैसी ही है जैसी वे है ना। ऊपर ऊपर से मतलब अलग नहीं है, कंप्लीट वो वैसी ही है जैसे वो पहले थी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं थ्रू थिक एंड थिन। पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब कि थिक में से भी जाना, थिन में से भी जाना, तो दो ही चीज़ें होती हैं। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, मतलब कि इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, हर हाल में। अब देखो ब्रिटिश जंगलों से माना जाता है। थिक एंड थिन का मतलब हो जाता है घने जंगल और खुले मैदान, है ना। थिक मतलब कि बहुत ज़्यादा घना होना कोई चीज़, और थिन मतलब पतली, कोई बहुत ही नैरो, है ना। तो खुले मैदान यानी हर तरह के रास्ते। अब खुला भी हो गया, घना भी हो गया, इसका भाव यह हुआ कि कोई व्यक्ति या संबंध हर मुश्किल और आसान समय में टिके रहते हैं। तो हर हाल में, मतलब हर पूरी की पूरी परिस्थितियों में, ऑल सर्कमस्टेंसेस में सपोर्ट देना थ्रू थिक एंड थिन। इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हर हाल में एक दूसरे के साथ हैं।
हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहेंगे। नेक्स्ट इडियम है थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, मतलब कि टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, टू बिहेव रेकलेसली, जोखिम भरा काम करना। अब देखो क्वेश्चन चेतावनी और विंड पर फेंक कर मार देना। अब देखो आपकी जो चेतावनी वाली कुछ चीज़ें हैं वही आपने हवा में फेंक कर मार दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जोखिम भरा काम कर रहे हैं। कुछ एक आप ऐसा सोच सकते हैं, आपके पास कुछ एक पेपर है, उसमें गाइडलाइन लिखी है, उसमें क्वेश्चन मतलब चेतावनियाँ लिखी हैं, वही आपने उसका मतलब बढ़िया तरह से एक प्लेन बनाया और हवा में उड़ा दिया। इसमें क्वेश्चन यानी सावधानी को हवा में फेंकना एक मेटाफर है, यानी सावधानी को पूरी तरह से आपने त्याग दिया है। जब कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है या जोखिम लेता है तो यह मुहावरा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इडियम ईजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है थ्रो इन द टाउल, एक्नॉलेज डिफीट, टू एडमिट डिफीट और फेलियर, हार मान लेना, बॉक्सिंग की दुनिया से आया है। जब बॉक्सर का कोच या टीम महसूस करती थी कि अब वह बॉक्सर जो हमारा बॉक्सर है वो नहीं लड़ सकता, तो ये मुकाबले को रोकने के लिए एक सफ़ेद तौलिया रिंग में फेंक देते थे, है ना। थ्रो इन द टावल का मतलब हो गया कि आखिरी प्रयास से पहले ही हार मान लेना या फिर पीछे हट जाना। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे आप, बॉक्सिंग की दुनिया से आया है। मान लो ये मतलब जो बॉक्सर है ये थक हार गया है, तो इसका जो कैप्टन है, मान लो ये कैप्टन है, टीम मेंबर है, उसने वाइट टावल फेंक दिया है। तो मतलब कि मतलब इसने तो हार नहीं मानी, लेकिन इसके कोच ने, इसकी जो टीम है उसने हार मान ली है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं थ्रो ओवर, फ्रेजल वर्ब है टू रिफ्यूज़, टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, त्याग देना। इस मुहावरे का प्रयोग प्रेम संबंधों के संदर्भ में बढ़ा था। थ्रो ओवर का मतलब हो जाता है किसी को अचानक या कठोरता से छोड़ देना, जैसे ही थ्रू हर ओवर फॉर समवन रिचर, ठीक है। ही थ्रू हर, उसने उसको छोड़ दिया है, ओवर किस मतलब किसके कारण, ओवर फॉर समवन रिचर, कोई एक अमीर आदमी था उसके कारण। यह एक इनफॉर्मल तरीका है किसी को दगा देना या अलग कर देना बताने के लिए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, अगर दिक्कत देती है तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, मतलब कि टू डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल अलॉन्ग विद समथिंग अनडिजायरेबल, मतलब कि अच्छे को बुरे के साथ त्याग देना। अब देखो यहाँ पर कोई बेबी है, उसको फेंकने की बात हो रही है, आउट विद द मतलब बाथ वाटर के साथ, है ना। बेबी आउट विद द बाथ वाटर, देख सकते हैं जर्मन कहावत से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी यही है। लोग बड़े टब में स्नान करते थे और सबसे आखिर में बच्चों को नहलाया जाता था। पानी इतना गंदा हो जाता था कि मजाक में अक्सर कहा जाता था कि बच्चे को पानी के साथ ही फेंक मत देना, ठीक है। मतलब कि अच्छे को बुरे के साथ त्याग मत देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा थ्रो अप कार्ड्स, मतलब कि टू गिव अप और अबंडन समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ना, त्याग देना। थ्रो अप कार्ड्स, पता ही लग रहा है कार्ड्स पत्ते खेल रहे हैं, वो फेंक दिए गए हैं, है ना। तो किसी चीज़ को छोड़ देना, आपने त्याग दिया है। जुए से जुड़ा है, पोकर से जुड़ा है। जब खिलाड़ी समझता है कि वह अब नहीं जीत सकता तो वह अपने कार्ड्स को हवा में फेंक देता है, यानी कि उसने हार मान ली है। 18 से 19वीं सदी से प्रचलन में आया और बाद में किसी स्थिति के पीछे हटने, त्यागने के रूप में इस्तेमाल होने लगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं थ्रो अप द स्पंज, मतलब हो जाता है इसका टू सरेंडर, टू एक्नॉलेज डिफीट, मतलब कि पराजय को स्वीकार करना या फिर घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना। अब देखो इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो कंटेक्स्ट है वो मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग होती है उससे आया है। जब कोई मुक्केबाज लड़ाई में हार के कगार पर होता है तो उसका कोच जो पास में ही खड़ा होता है हार मानने का संकेत देने के लिए स्पंज को गीला करके रिंग में फेंक देता था। तो वहीं से ये इडियम बना कि मतलब कि यानी जो रिंग में उसका जो प्लेयर है उसने पराजय स्वीकार कर ली है। यह परंपरा 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई, तब से प्रतीक बन गया और हार मानने का ये मतलब हार मानने को रिप्रेजेंट करने लगा। तो थ्रो अप द स्पंज आपको किस तरह से रिलेट करना है, मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से, यानी कि वहाँ पर जो उसका कोच होता है वो स्पंज को फेंक देता है, यानी कि उसका जो प्लेयर है उसने अब हार मान ली है। वो मतलब उसको, जैसे ये इसका प्लेयर है, कोच को पता लग चुका है कि मेरा प्लेयर अब मतलब आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसने मतलब स्पंज को फेंक दिया, तो तभी से इसका मीनिंग बन गया घुटने टेक देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टिक ऑल द बॉक्सेस, मतलब हो जाता है टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स, मतलब कि आवश्यक मानदंडों को पूरा करना। अब देखो टिक ऑल द बॉक्स, आप जैसे कहीं आपने फॉर्म भी भरे होंगे, है ना, काफ़ी जगह हमें जो चेक लिस्ट होती है उसको मतलब पूरा करना होता है, तो वहाँ पर कई सारे, जैसे इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक बॉक्स में यहाँ पर चेक का साइन बना हुआ है, मतलब राइट बना हुआ है। तो वहीं से ये चीज़ ली गई है कि जितने भी सारे के सारे मानदंड हैं, जितने भी हमारा क्राइटेरिया है, उनको कंप्लीट करना। यह मुहावरा आधुनिक समय के फॉर्म फिलिंग सिस्टम से लिया गया है,
जहाँ किसी चीज़ को पूरा मानने के लिए सभी चेक बॉक्स पर टिक करना होता है। इसका प्रयोग पहले सरकारी निजी कार्यालय और चयन प्रक्रिया में होता था और फिर धीरे धीरे मुहावरा बन गया और ये मतलब आम बोलचाल में आने लगा। अब यह उन चीज़ों के लिए उपयोग होता है जो हर पहलू से उपयुक्त हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, इडियम ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है हमारा टिकल्ड पिंक, मतलब हो जाता है वेरी प्लीज्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना। अब देखो पिंक जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं खुश होने के सेंस में यूज़ होता है। टिकल्ड का पुराना अर्थ होता था हंसी या खुशी के कारण हल्का झंझनाना, है ना, खुश होना। पिंक जो रंग होता है खुशी और उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता था तो उसको कहा जाता था कि वह टिकल्ड पिंक है, यानी खुशी से गाल गुलाबी हो गए हैं उसके। ये इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पिंक कलर है वो मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है, ब्लस्ट करता है, तो उसके मतलब जो गाल होते हैं वो गुलाबी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी आप समझ चुके होंगे, टिकल्ड पिंक मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना। चाहे ये गुलाबी गाल से भी आप रिलेट कर सकते हैं और टिकल्ड के मीनिंग से भी आप रिलेट कर सकते हैं, हंसी या खुशी के कारण हल्का झंझनाना। और पिंक जो वर्ड होता है, पिंक जो कलर होता है, वो तो खुशी और उत्तेजना के लिए पहले से ही आपको पता होगा वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वेरी प्लीज्ड इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है टाइड ओवर, मतलब कि टू ओवरकम, पार हो जाना या फिर काबू पाना। अब देखो समुद्री जो जहाज़ होते हैं पुराने समय में उससे रिलेटेड है। समुद्री जहाज़ों को अपनी यात्रा के दौरान जो टाइड होती थी, टाइड क्या होती थी, समुद्री लहरें, उनका सहारा लेना पड़ता था। जब समुद्र शांत रहता था तो जहाज़ मुश्किल में पड़ सकते थे, लेकिन जब हाई टाइड होता था, जब ज्वार तेज होता था, तो ज्वार आने पर जहाज़ फिर से आगे बढ़ पाते थे। इसी प्रक्रिया को मेटाफर बनाकर कहा जाने लगा कि टाइड ओवर यानी समय की लहरों के साथ कठिनाई को पार करना, पार कर जाना, टाइड ओवर, है ना। देखो पहले वही सेलिंग शिप चलती थी, ये सेल होता था, है ना, इस पर हवा का दबाव पड़ता था और नीचे से मतलब ये जो टाइड होती थी, समुद्र की लहरें होती थी, इसका दबाव पड़ता था। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें उसको आगे बढ़ाने को प्रेशराइज करती थी, है ना। ये जो जहाज़ होता था आगे बढ़ता था, तो उसी से ही हम इसको रिलेट करेंगे कि जब मतलब टाइड तेज होती थी, है ना, तो जहाज़ आगे बढ़ पाते थे। समुद्र जब शांत रहता था, टाइड कुछ भी नहीं रहती थी, तो वे मतलब कठिनाई होती थी। तो टू ओवरकम, पार हो जाना, काबू पा लेना। भाई आप समुद्र में हैं तो संकट में होंगे, तो मतलब आप अगर आप रुके हुए हैं तो संकट में होंगे, और अगर वहाँ पर लहरें आ रही हैं तो आप मतलब अपनी एक जो सर्टेन गति होगी, जो आपकी स्पीड होगी, उससे आगे निकल जाएंगे, मतलब कि टू ओवरकम कर जाएंगे, काबू पा जाएंगे या फिर पार निकल जाएंगे वहाँ से। तो टाइड ओवर का मतलब हो जाता है समय की लहरों के साथ कठिनाई पार कर जाना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टाइड समवन ओवर। अब देखो है तो ये उससे मिलता जुलता ही। टाइड समवन ओवर का मतलब गिव टेम्परेरी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल, मतलब कि वित्तीय मदद करना। अब देखो जैसे समुद्री जहाज जब किनारे पर फंस जाते थे या कम पानी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो हाई टाइड जो ऊंची लहरें आने पर वे धीरे धीरे आगे बढ़ पाते थे। ठीक है, जब पानी नीचे आएगा तब ही वे आगे बढ़ पाएंगे या फिर खिसक पाएंगे। अब देखो मान लो कोई जहाज़ यहाँ पर अगर फंस जाए तो वो फंसा ही रह जाएगा। ठीक है, यह टाइड ओवर कहलाता था, यानी लहरों की मदद से संकट से पार पाना, है ना। धीरे धीरे इस भौतिक परिस्थिति का उपयोग आर्थिक या मानसिक संकटों के रूपक के रूप में होने लगा। अब यह कहावत दर्शाती है कि जैसे लहरें जहाज को आगे बढ़ाती है, वैसे ही थोड़ी मदद किसी को मुश्किल समय पार करने में मदद करती है। वैसे जो ये दोनों इडियम हैं इनका मतलब मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन कंटेक्स्ट सेम है ना। तो यहाँ पर भी पार करना, किस चीज़ को किस चीज़ पर काबू पा लेना, और यहाँ पर भी चीज़ें कुछ कुछ वैसी ही हैं, मतलब जैसे लहरें जहाज को आगे बढ़ाती हैं, है ना, वैसे ही थोड़ी मदद किसी को मुश्किल समय पार करने में मदद करती है। मतलब कंटेक्स्ट सेम है, लेकिन उसमें से चीज़ें अलग अलग उठाई गई हैं। यहाँ पर क्या चीज़ उठाई थी कि मतलब जैसे हम किसी चीज़ को पार कर जाते हैं तो मतलब उस चीज़ को ओवरकम कर जाते हैं, मतलब कठिनाई से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं, तो टाइड ओवर का मतलब हो जाता है। और यहाँ पर उसी कंटेक्स्ट को जो वो मतलब लहरों की वजह से वो जो समुद्र से वो हमारा फंसा हुआ जो शिप है वो बाहर निकला है, वो मतलब उस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि वहाँ पर उसको मदद मिली, किसकी, टाइड की, लहरों की उसको मदद मिली, जो वो फंसा हुआ शिप था। जैसे लहरें जहाज़ को आगे बढ़ाती है, वैसे ही जो मदद मिलती है वो एक वित्तीय मदद हो जाती है। टाइड समवन ओवर का मतलब ये भी हो जाता है कि
किसी की वित्तीय मदद करना, जैसे जैसे मदद एक टाइड ने एक शिप की करी थी, वैसे ही मदद किसी की हम वित्तीय रूप में उसको फाइनेंशियली पैसे देकर हम अगर उसकी कर पा रहे हैं तो उसका मीनिंग भी यही हो जाता है, वित्तीय मदद करना, है ना। यहाँ पर जो टाइड की वजह से शिप को हेल्प मिली है, इसी हेल्प को मतलब रिप्रेजेंट करके इन्होंने मतलब वित्तीय मदद में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ईडीएम का जो मीनिंग बना, गिव टेम्परेरी हेल्प, मतलब कि किसी को फाइनेंशियली टेम्परेरी हेल्प कर देना, मतलब कि वित्तीय मदद कर देना। तो मेरे हिसाब से आप ये दोनों ईडियम नहीं भूलेंगे, थोड़ा थोड़ा इनमें से चीज़ों को मतलब अलग अलग वे में उठाया गया है, कंटेक्स्ट लगभग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाई वन सेल्फ अप इन नोट्स। नोट्स क्या होता है, गांठ होती है ना। बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, भ्रमित या फिर उलझन में पड़ना। अब देखो जो नोट्स होती है उससे जुड़ा हुआ है, प्राचीन काल से जो गांठ होती है उसका उपयोग उलझाव, जटिलता और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में होता रहा है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से उलझ जाता है तो उसे अपने आप को नोट्स में बांध लेना कहा जाने लगा, कि इसने तो अपने आप को गांठ में बांध लिया है, नोट्स में बांध लिया है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जटिलता और उलझन का प्रतीक है नोट्स जो होती हैं, है ना। तो ऐसे ही किसी ने अपने आप को नोट्स में बांध लिया तो मतलब उसने अपने आप को उलझन में डाल लिया, जैसे इसको देख सकते हैं, इसने अपने आप को उलझन में डाल लिया है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टाई द नोट। टाई द नोट का मतलब हो जाता है गेट मैरिड, मतलब हो जाता है शादी के बंधन में बंध जाना। अब देखो यह मुहावरा प्राचीन वैवाहिक परंपराओं से आया है। भारत और अन्य संस्कृतियों में विवाह के दौरान कपड़े या हाथों में गांठ बांधने की परंपरा होती है, जिसे बंधन का प्रतीक माना जाता है। इसी से अंग्रेजी में टाई द नोट का मतलब शादी करना हो गया। देखो आपने जब शादी होती है, जो ये दुल्हन का यहाँ पर तो कुछ और दिखाया गया है, लेकिन जो ये शायद दुपट्टा टाइप होता है, ये मतलब दोनों के बांधे जाते हैं, आप उसी को ही ये मतलब रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें नोट लगा दी जाती है, गांठ बांध दी जाती है, फिर ये फेरे लेते हैं, उससे ही आपको रिलेट करना है कि वे मतलब उन्होंने शादी कर लिया, शादी के बंधन में वे बंध चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टाइटन वंस बेल्ट, मतलब कि टू कट वंस एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्च में कटौती करना। जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया, महामंदी आई, तो तभी से ये इडियम निकला है। ग्रेट डिप्रेशन और युद्ध काल के समय में लोकप्रिय हुआ, जब लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था तो पेट भरने के लिए वे अपनी बेल्ट कस लेते थे। प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाता था, ये चीज़ मतलब बेल्ट कस लेना ये दिखाता था कि उन्हें कम खाने और खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उन पर पैसे नहीं होते थे। मतलब बेल्ट को टाइट कर लेना मतलब उनका जो पेट है वो मतलब थोड़ा कस जाएगा, तो उनके पेट में कम खाना आएगा, तो उनको कम खाना और कम खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी। आज ये मुहावरा मितव्ययी जीवन शैली का संकेत बन गया, मतलब कि आप अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं अगर आप अपनी बेल्ट को कसकर बांध रहे हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसने बेल्ट को मतलब कस के बांध लिया है ना। लाइन में खड़े हैं, ये मतलब कहीं खाना मिलने जा रहा है, जैसे खाना बंटता है, तो ऐसे ही ये लाइन में खड़े हैं और इसने अपनी बेल्ट को टाइट कर लिया है, तो इसने अपने खर्च में कटौती कर ली है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टिल द काउज कम होम, मतलब कि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, अनिश्चित काल के लिए। यह मुहावरा स्कॉटलैंड से निकला हुआ माना जाता है। पुराने ज़माने में जब गायें चढ़ने के लिए खेतों में भेजी जाती थी तो वे अक्सर देर रात तक या कभी कभी अगली सुबह तक लौटती थी। इसलिए यह कहावत बन गई कि कोई चीज़ बहुत देर तक चलती रहेगी या बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी, है ना, क्योंकि जो गायें होती थी चढ़ने के लिए भेजा जाता था वो बहुत समय के बाद वापस आती थी। तो इसका मीनिंग बन गया फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, अनिश्चित काल के लिए, मतलब पता नहीं है, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद, सुबह को जा रही है, रात को आ रही है, या फिर अगले दिन सुबह को आ रही है, तो बहुत लंबे समय के बाद वे जो गायें हैं जो चढ़ने गई थी वो हमारे घर में वापस आएंगी। तो मतलब हो जाता है अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि काऊ जो गायें हैं वो चढ़ने गई हैं, अब ये नहीं पता वो कब आएगी, रात को भी आ सकती है, वो कल को भी आ सकती है, तो अनिश्चित काल के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है ना। एक लंबे समय के लिए वो चली गई है, फिक्स टाइम नहीं है, और वे जब उनका मन होगा वे आराम से घूम फिर के आराम से लंबे समय में वापस आएगी, ठीक है। पहले ये चीज़ कंटेक्स्ट यूज़ किया गया और ये इडियम बन चुका, आज इसका मीनिंग हो जाता है अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि जो रियल में चीज़ होती थी उससे थोड़ा बहुत तो वो देखो चेंजेस होते थे उसके मीनिंग में। तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखें कि एग्जैक्ट मीनिंग ना होकर, क्योंकि बहुत कहीं मतलब साल पुरानी बातें हो जाती हैं, तो मीनिंग हो जाता है इसका अनिश्चित काल के लिए। रेफरेंस आप याद रखना नहीं भूलोगे, जैसे देख सकते हैं, मतलब अनिश्चित काल के लिए बहुत लंबे समय के लिए ये मतलब बोर हो रहा है, इंतज़ार कर रहा है, और ये मतलब अपना मज़े में घूमकर वापस आ रही है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टाइम एंड अगेन, मतलब कि ऑफन, बार बार। यह मुहावरा 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी में प्रयोग होने लगा। यह दोहराव को जोर देने के लिए बना, समय पर, फिर से और बार बार,
अब देखो टाइम का मतलब समय पर और अगेन मतलब बार बार। टाइम एंड अगेन का उपयोग तब होता है जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाए या कोई चेतावनी या फिर घटना बार बार सामने आ जाए, ऑफन। ठीक है, समझ चुके होंगे, सीधा सीधा मीनिंग बेस्ड है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि टाइम मतलब समय पर, ठीक समय पर कोई चीज़ अगेन अगेन हो जाए, बार बार हो जाए, तो मतलब कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टिट फॉर टैट, टू डू हार्म एज डन टू यू, या फिर काउंटर अटैक, जैसे को तैसा होना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। टू डू हार्म एज डन टू यू मतलब जैसे तुम्हारे साथ हुआ है वैसा ही करना, वैसा ही उसको हानि पहुंचाना, काउंटर अटैक कर देना। यह मुहावरा टिप फॉर टैप के रूप में आया था, सबसे जो शुरू में आया था, टिप फॉर टैप कहा जाता था इसको। उसका अर्थ था एक थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ देना, मतलब किसी ने आपको चांटा मारा तो आपने भी उसको चांटा जड़ दिया। बाद में यह बदलकर टिट फॉर टैट हो गया। इसका उपयोग बदले की भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब कोई जैसा व्यवहार करता है तो वैसा ही उसके साथ किया जाए तब कहा जाता है टिट फॉर टैट। समझ चुके होंगे आप। ठीक है, बाकी ये स्टार्टिंग में जो इसका ओरिजिन था टिप फॉर टैप के रूप में हुआ, मीनिंग उसका भी सेम ही है कि आप एक थप्पड़ के बदले दूसरा थप्पड़ मतलब सामने वाले को थप्पड़ मार रहे हैं। अगर आपके किसी ने मारा है तो जैसा वो कर रहा है आप भी वैसा ही उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये मतलब एक दूसरे को मतलब कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं टिट फॉर टैट का मतलब हो जाता है जैसे को तैसा, या फिर जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा ही आप उसके साथ करेंगे। नेक्स्ट इडियम है टू एक्सेप्ट, या फिर पिक और टेक हो सकता है, द गॉन्टलेट। अब ये जो गॉन्टलेट होता है, ये गॉन्टलेट एक लोहे का दस्ताना होता था। वैसे मीनिंग जो हो जाता है इसका, टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू ए चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करना। गॉन्टलेट जो था वो एक प्रकार का लोहे का दस्ताना होता था जो शूरवीर युद्ध के समय पहनते थे। जो योद्धा होते थे वो मतलब जो युद्ध जब करते थे उसके समय पहनते थे। मध्यकालीन युग में अगर कोई योद्धा अपने दस्तानों को ज़मीन पर फेंक देता था तो वह दूसरे को युद्ध के लिए चुनौती देना माना जाता था। सामने वाले के सामने मतलब आपके सामने कोई खड़ा है, उसके सामने आपने अपना गॉन्टलेट फेंक दिया, मतलब लोहे का दस्ताना फेंक दिया। अगर उसने वो उठा लिया तो इसका मतलब उसने वो चुनौती स्वीकार कर ली है। अगर दूसरा व्यक्ति उस दस्ताने को उठा लेता तो यह चुनौती स्वीकार करने का प्रतीक माना जाता था। इमेज देख सकते हैं, ये दोनों हैं, मतलब इसने अपना गॉन्टलेट फेंका और इसने वो गॉन्टलेट को उठा लिया, तो कहीं ना कहीं इसने चुनौती को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू एम फॉर द स्टार्स। अब पढ़कर ही पता लग रहा है आप जो तारे हैं उसको अपना लक्ष्य बना रहे हैं, तो ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, टू सेट हायर गोल्स। अब देखो ये जो फेमस हुआ खासकर स्पेस रेस, जो अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा होती थी उसके समय में ये फेमस हुआ। इसका भावनात्मक रूप से तात्पर्य यह है कि इंसान को सीमाओं से परे जाकर कुछ महान पाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह असंभव ही क्यों न लगे। ठीक है, तो इडियम इजी है, देख सकते हैं आप, मतलब कि तारों को ये अपना टारगेट बना रहा है, तो इसका जो लक्ष्य है उसने बहुत ही ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट इडियम है टू एयर, या फिर टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, मतलब हो जाता है टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, मतलब कि निजी बातों को सबके सामने बोलना। अब देखो घरेलू कहावत से ये निकला है जिसका तात्पर्य था गंदे कपड़े घर में ही धोए जाते हैं, बाहर नहीं धोए जाते। यह बात इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में समान विचार के साथ प्रचलित थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था, देयर इज़ नो नीड टू वॉश अवर डर्टी लिनन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं वो दूसरों के सामने धोने की। दूसरों के सामने हमें अपनी गंदगी नहीं धोनी चाहिए। धीरे धीरे वाक्यांश सार्वजनिक जीवन, राजनीति और मीडिया के उपयोग में होने लगा जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने अंदरूनी विवादों को सार्वजनिक कर देती है। देखो सीधा सीधा मीनिंग बेस्ड भी है ये, मतलब वॉश करना, डर्टी लिनन, लिनन क्या होता है, कपड़े होते हैं, अपने जो गंदे कपड़े होते हैं वो दूसरों के सामने पब्लिकली नहीं धोने चाहिए, है ना। मतलब सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप किस मतलब सामने वाला जज कर देगा आप किस तरीके से रहते हैं। वही चीज़ है कि आपकी जो प्राइवेट अफेयर्स होते हैं, निजी बातें होती हैं, वो सबके सामने नहीं बोलने चाहिए। देख सकते हैं आप, मतलब ये मतलब इसके डर्टी लिनन थे, ये सबके सामने मतलब धो रहा है, सुखा रहा है, सब इसको देख रहे हैं, सब इसको जज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू एंड फ्रो, मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब कि आगे और पीछे। अब देखो फ्रो जो होता है फ्रॉम का ही एक रूप है, इसलिए टू एंड फ्रो का शाब्दिक अर्थ हुआ आगे और फिर पीछे। जल्दी यह एक मूवमेंट या गति के संकेत के रूप में बोलचाल में आ गया, जैसे कि पेंडुलम का झूलना। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो का ही एक रूप है, मतलब कि आगे और पीछे होना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू एंगल। अब जो टू एंगल का मतलब हो जाता है टू फिश, जाल बिछाना। अब देखो जो इसकी जड़ें हैं, जो इसका कंटेक्स्ट है वो फिशिंग, मछली पकड़ने से जुड़ा हुआ है। एंगल एक प्रकार का मछली पकड़ने की एक छड़ी होती थी, इसको एंगल कहते थे, जो ये होता है। ठीक है,
इसको एंगल कहते थे। इसलिए जब कोई टू एंगल फॉर समथिंग कहता तो उसका अर्थ होता था कि जैसे मछुआरा ध्यान से अपनी जो बंसी है उसको डालकर मछली फंसाने की कोशिश करता है, वैसे ही कोई व्यक्ति किसी लाभ को पाने के लिए चालाकी से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, मतलब कि जाल बिछा रहा है। ठीक है, टू एंगल फॉर समथिंग, जैसे आप मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं चालाकी से, ऐसे ही आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को जाल में फंसाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप जाल बिछा रहे हैं। ठीक है, टू एंगल तो ये मतलब हो जाता है मछली पकड़ने का एक जो छड़ी होती है उससे आप रिलेट करेंगे, मतलब कि आप जाल बिछा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम हो जाता है टू असेंड या फिर माउंट द थ्रोन, टू बिकम किंग, क्वीन एट्सेट्रा, मतलब कि राजगद्दी पर बैठना। असेंड मतलब चढ़ना, माउंट भी चढ़ना हो जाता है, थ्रोन मतलब राजगद्दी पर। इजी इडियम है, सीधा सीधा इसका मीनिंग निकल रहा है। राज्याभिषेक से जुड़ा है। असेंड का मतलब हो जाता है ऊपर चढ़ना, माउंट द थ्रोन का मतलब सिंहासन पर चढ़ना। प्राचीन काल में राजा को गद्दी पर चढ़ते हुए औपचारिक रूप से सिंहासन आरोहण कहा जाता था। यह वाक्यांश तब प्रसिद्ध हुआ जब कोई नया शासक गद्दी पर बैठता था। ठीक है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड असेंडेंट द थ्रोन इन 1952। ठीक है, तो इजी इडियम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी एट होम। टू बी एट होम का मतलब टू बी एट इज, मतलब कि आराम में होना। पहले इसका अर्थ था कि कोई व्यक्ति अपने घर में है और घर में होगा तो वो मतलब कंफर्ट जोन में होगा और इस कारण सुरक्षित होगा, वो आरामदायक महसूस करेगा। धीरे धीरे मुहावरा भावनात्मक स्थिति का प्रतीक बन गया जहाँ व्यक्ति किसी स्थान, विषय या भूमिका में बिल्कुल सहज और निपुण हो। टू बी एट होम मतलब कि आराम में होना, कंफर्ट जोन में होना, इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी डेवल्स एडवोकेट, मतलब कि टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्गूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब कि किसी के खिलाफ तर्क देना, खोट निकालने वाला। अब देखो इसका जो हिस्ट्री है वो चर्च की परंपरा से है। कैथोलिक चर्च की एक पुरानी परंपरा से ये निकला हुआ है। टू बी डेविल्स एडवोकेट, किसी का डेविल्स एडवोकेट होना। जब किसी व्यक्ति को संत या फिर सेंट घोषित किया जाता था तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जिसे मतलब ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, लैटिन फॉर डेविल्स एडवोकेट, मतलब ये डेविल्स एडवोकेट ही है, उसको डेविल्स एडवोकेट कहा जाता था। उसकी एक जिम्मेदारी होती थी कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति कौन सा जिसको संत नियुक्त किया जा रहा है, वो उस व्यक्ति के खिलाफ तर्क देकर साबित करे कि वह संत बनने के योग्य है या नहीं है। इसका उद्देश्य संत बनने वाले व्यक्ति की योग्यता को गंभीरता से परखना होता था। उसका बेसिकली काम होता था कि जो संत बनने जा रहा है उसमें खोट निकाले, उसमें जानबूझकर गलतियां निकाले और वो फिर वो जो संत बनने वाला है वो उसको जस्टिफाई करे, अपना अपना पक्ष रखे। अब यह मुहावरा तब प्रयोग होता है जब कोई बहस में जानबूझकर उल्टा पक्ष लेता है ताकि चर्चा और गहरी हो सके, मतलब निगेटिव साइड, आप निगेटिव साइड का पक्ष ले रहे हैं और मतलब चीज़ों को और भी ज़्यादा बेकार कर रहे हैं, मतलब कि जानबूझकर उल्टा पक्ष ले रहे हैं ताकि चर्चा और गहरी हो सके और ज़्यादा मतलब विवाद में आ जाए। तो डेविल्स एडवोकेट मतलब कि आप निगेटिव जो मतलब किसी के खिलाफ तर्क में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, उसका पक्ष ले रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे। कुल मिलाकर ये जो संत घोषित किया जाना था इसको निगेटिव दिखाने के लिए, इसकी छवि को परखने के लिए इस पर निगेटिव एक इसके जो खिलाफ है वो तर्क दिए जाते थे। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी फेयर एंड स्क्वायर। टू बी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल, ईमानदार होना, रूल के मुताबिक होना। फेयर का अर्थ है ईमानदार और साफ। स्क्वायर शब्द जो है ईमानदार और सच्चे होने का प्रतीक माना जाता है। जैसे वही एक मतलब जो इंजीनियरिंग में एक वो होता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि एक सीधी रेखा और समकोण जिससे निर्माण में गड़बड़ी न हो, तो वो ही स्क्वायर होता है ना। अब देखो जैसे इसने भी ले रखा है तो ये मतलब स्क्वायर है और फेयर का मतलब आपको पता ही लग गया होगा, तो इसका मीनिंग बन गया ईमानदार। ठीक है, मतलब कि ये फिर आम हो गया विशेषकर व्यापार और खेल की दुनिया में जहाँ ईमानदार व्यवहार की मांग होती है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, दोनों का मीनिंग बेस्ड है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी फ्लोर्ड, मतलब कि पजल्ड, अचंभित हो जाना। अब देखो बॉक्सिंग से निकला है, बॉक्सिंग की दुनिया से आया है। जब कोई बॉक्सर मुक्के से ज़मीन पर गिर जाता है तो कहा जाता है कि वो फ्लोर्ड हो गया। बाद में इसे रोज़मर्रा की भाषा में लिया गया जहाँ कोई खबर या घटना किसी को अंदर से झकझोर दे, है ना, बिल्कुल हिला कर रख दे, आश्चर्यचकित कर दे।
अब यह तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बात से पूरी तरह स्तब्ध हो जाए, अवाक रह जाए, बिल्कुल शॉक्ड हो जाए। तो वही चीज़ है जैसे कोई मतलब मुक्का लगने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है, फ्लोर्ड हो जाता है, टू बी फ्लोर्ड हो जाता है, मतलब कि ये शॉक्ड हो गया, पजल्ड हो गया, अचंभित रह गया। तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं कि ये तो मतलब गिर गया एक ही मुक्के से, मतलब नीचे फ्लोर्ड हो गया, तो इसको मतलब ऐसा पंच लगा कि ये बिल्कुल अचंभित है, इसको मतलब समझ में नहीं आया क्या हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू बी इन ए फिक्स, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन पजलिंग स्टेट, उलझन में होना। देखो फिक्स का जो पुराना अर्थ होता था स्थिर स्थिति में लाना, स्थिर स्थिति में, स्टेबल सिचुएशन में लाना। फिर धीरे धीरे 1700 दशक के बाद इन ए फिक्स का अर्थ हो गया ऐसी स्थिति में फंसना जहाँ से निकलना मुश्किल हो। यह मुहावरा अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में प्रचलित हुआ। आज यह तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी उलझन या समस्या में फंसा हो और उसे रास्ता न सूझे। ठीक है। इन ए फिक्स यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। फिक्स का मतलब होता था स्थिर स्थिति में लाना, है ना। अब स्थिर स्थिति में लाना, इसका जो धीरे धीरे मीनिंग बना, इन ए फिक्स का जो अर्थ धीरे धीरे चेंज होता गया, ऐसी स्थिति में फंसना जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, मतलब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं, है ना। इन ए फिक्स का मतलब आप किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं, वहाँ से निकलने के आप मतलब प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से निकलने का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो इन ए फिक्स आप सीधा सीधा इन ए फिक्स को इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर डिलेमा में रिलेट करेंगे, मतलब कि दुविधा में होना, उलझन में होना। ठीक है। पजलिंग स्टेट में होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी इन ए क्वेंडरी। क्वेंडरी का मतलब हो जाता है मतलब कि दुविधा में होना। क्वेंडरी को भी हमने रिलेट करा रखा है, मतलब कि क्यों अंदर आ रही, है ना, आ रही भी है इसमें, क्यों अंदर आ रही, जैसे कहते हैं क्यों अंदर आ रही है दुविधा में, गतिरोध में, ऐसे ही हमने इसको याद कर रखा है, क्यों अंदर आ रही है दुविधा में, गतिरोध में। मीनिंग भी वो हो जाता है टू बी इन ए कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, तो सीधा सीधा मीनिंग बेस्ड है, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। माना जाता है कि यह एक मजाकिया और बनावटी लैटिन शब्द से बना है। कठिन परिस्थिति को जो दर्शाता है ना, वो क्वेंडरी ही है। इसका प्रयोग बुद्धिजीवियों और लेखक ने उस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जहाँ दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना हो, तो वहाँ आप दुविधा में हो जाएंगे, उलझन में पड़ जाएंगे। ठीक है। तो क्वेंडरी को सीधा सीधा मीनिंग से रिलेट करें तो आपको इडियम आसानी से याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको क्वेंडरी वर्ड याद भी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इडियम है टू बी लाइट ईयर्स अवे, मतलब कि टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दूर होना, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो। ये जो है साइंस से लिया गया है, विज्ञान से लिया गया है, क्योंकि लाइट ईयर खगोलीय माप होती है जो दूरी को बताने के लिए यूज़ की जाती है। यह दर्शाने लगा कि कोई व्यक्ति या विचार या कोई चीज़ किसी और चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा पीछे है और समय में बहुत ज़्यादा दूर हो। तो सीधा सीधा आप इसको रिलेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली या फिर मेंटली फार बिहाइंड और अहेड, मतलब कि पीछे या आगे होना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर होना। ठीक है। तो लाइट ईयर जो होता है खगोलीय माप होती है, उससे आप रिलेट करके इडियम को टैकल आराम से कर सकते हैं और इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू बी मूव टू टीयर्स। मीनिंग हो जाता है टू बी ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, भावनाओं से आत्म विभोर होना। अब देखो टीयर्स आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मूव्ड जो शब्द है पुराने अंग्रेजी साहित्य में भावनात्मक रूप से प्रभावित होने के लिए प्रयुक्त होता था। शेक्सपियर और अन्य लेखकों ने भी मूव्ड शब्द को इमोशनली स्टर्ड के अर्थ में प्रयोग किया। ठीक है। अब इसका अर्थ होता है कि आपकी भावनाएं इतनी तीव्र हो गई हैं कि आपने रोना शुरू कर दिया है। अब मूव्ड को आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो मूड है वो कहीं मूव हो रहा है, मतलब कि स्विंग हो रहा है, कहाँ पर, टीयर्स की तरफ, आंसुओं की तरफ। तो आप भावना में आत्मविभोर हो रहे हैं, आप रोने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं भरे बैठे हैं किसी चीज़ से, मतलब ओवरवेल्म हो चुके हैं, मतलब आप बिल्कुल अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस आंसुओं के रूप में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू बी ऑफ योर फूड, टू हैव नो एपेटाइट, भूख न लगना। अब देखो जो ऑफ शब्द है यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड और नॉट इंक्लाइंड से होता है। ऑफ मतलब किसी दूरी बना लेना किसी चीज़ से, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इंटरेस्ट में नहीं है आपके, है ना, तो आप मतलब उससे इंक्लाइन नहीं होंगे, दूर जाएंगे उससे। इसे आमतौर पर तब यूज़ किया जाता है जब किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कारणों से भूख नहीं लगती, है ना, भूख न लगना। टू बी ऑफ योर फूड मतलब जो आपका खाना है आप उससे ऑफ होते जा रहे हैं, दूर मतलब जाते जा रहे हैं। ठीक है। मतलब कि आपको भूख नहीं लगी है। नेक्स्ट इडियम है टू बी ऑन पिंस एंड निडल्स, मतलब कि टू बी इन एजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस, उत्सुकता की स्थिति में होना, बहुत ही ज़्यादा बेचैन होना। अब देखो
पिंच एंड निडल्स, यहाँ पर आया है पिंच एंड निडल्स, असल में उन झुनझुनी या फिर सुन्न होने की अवस्था को कहते हैं जो लंबे समय तक एक जगह बैठने के बाद शरीर के किसी हिस्से में होती है। देखो आपने फील किया होगा, आपका पैर सो जाता है, हाथ सो जाता है, तो वहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे इतनी सारी ये पिंस या फिर निडल्स आपके पैरों में चुभा दी गई हो। उसी से इसको रिलेट करेंगे। पिंस और निडल्स जैसे चुभा दी जाए तो ऐसे ही आपको फील होता है जब हमारा पैर सो जाता है, जब लंबे समय तक एक जगह बैठने के बाद शरीर के किसी हिस्से में हो जाता है ना, जैसे आपको पिंच एंड निडल्स बहुत सारी चुभा दी गई हो। बाद में इसे आत्मिक बेचैनी, चिंता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे किसी महत्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा उत्सुकता की स्थिति में होना या फिर बेचैन होना। धीरे धीरे इसका सेंस बदल गई और इसका मीनिंग हो गया बेचैन होना, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता की स्थिति में होना, मतलब कि टू बी इन एन एजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस। ठीक है, मतलब कि आप उत्सुक स्थिति में हैं, जैसे आपके पैर सो गए हों, जैसे आपको पिंस एंड निडल्स कई सारी चुभा दी गई हों। इमेज देख सकते हैं, इमेज से भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। पिंस एंड निडल्स देख सकते हैं कितनी सारी चुभा रखी है, ये इसको भी चुभ रही है, तो ये कहीं ना कहीं उत्सुकता की स्थिति में बेचैन हो रहा है, इसके फेस पर भी बेचैनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इडियम है टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर चॉइस। टू बी इनएफिक्स अभी आपको बताया था मैंने, दुविधा में होना, आगे कुआं पीछे खाई होना, वैसी स्थितियों में होना, दो बड़ी मुश्किलों के बीच होना। टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा का मतलब कि जो मीनिंग ये होता है वो होता है दुविधा में होना। अब देखो ये भी वर्ड हमने दिल्ली और अम्मा से रिलेट कर रखा है। दिल्ली में अम्मा बहुत ही ज़्यादा दुविधा में रह रही है, बहुत ही ज़्यादा असमंजस में रह रही है। ठीक है, तो वैसे ये ग्रीक शब्द से बना है, डाई मतलब दो और लेमा जो होता है वो विकल्प होता है। हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा का अर्थ होता है दोनों विकल्प किसी न किसी रूप में हानिकारक या दर्दनाक हो, जैसा कि बैल के दोनों सींगों पर फंसा व्यक्ति जो इधर जाए या उधर चोट लगनी तय हो जाती है। ठीक है, तो टू बी इन ए हॉर्न्स ऑफ डिलेमा से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, दुविधा में है कोई चीज़, मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई है। हॉर्न्स आप ये जो बुल के जो हॉर्न होते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं कि सींग, बैल के सींग में कोई फंसा है, जो एक तरफ जाएगा तो भी उसका मरना है, दूसरी तरफ जाएगा तो भी उसका मरना है। ठीक है, तो दो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों के बीच में होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी टेकन अबैक, मतलब कि टू बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड, हक्का बक्का होना, चकित होना। नेवल टर्मिनोलॉजी से आया है। अबैक का मतलब होता है पीछे की ओर। जब जहाज़ की जो सेल होती थी, पाल होती थी, हवा के विपरीत दिशा में मुड़ जाती थी तो जहाज़ रुक जाता था, पीछे हट जाता था। इस स्थिति को टेकन अबैक कहा जाता था। धीरे धीरे यह भावनात्मक स्थिति के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, जब कोई व्यक्ति अचानक अचरज या झटके में आ जाए, जैसे कि जब मुझे प्रमोशन की खबर मिली तो मैं पूरी तरह से टेकन अबैक रह गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप रिलेट कैसे करेंगे? टेकन अबैक क्या होता है? मतलब जब सेलिंग शिप होते हैं उसमें हवा विपरीत चलती है तो वो जो जहाज़ है अचानक एकदम रुक जाता है या झटका लग जाता है, एकदम पीछे हट जाता है। मान लो कोई जहाज़ आगे जा रहा है, यही है, आगे जा रहा है इधर, और एकदम मतलब हवा का रुख चेंज हो गया, उल्टी चल गई, तो एकदम झटके से रुकेगा और उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, तो एकदम हक्का पक्का ये सबको कर देगा, है ना। सबके आप मतलब फेस देख सकते हैं, सब मतलब शॉक्ड हैं, सब चकित हो गए हैं कि एकदम क्या हुआ। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको रिलेट करेंगे और मीनिंग तक आसानी से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, मतलब कि लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, नौसिखिए को मुश्किल काम देना। स्विमिंग से ये निकला है, जब किसी को गहरे पानी में फेंक दिया जाता है बिना तैरना सिखाए तो मजबूरन उसको खुद ही सीखना पड़ता है। ठीक है, इससे यह रूपक निकला कि किसी नई या कठिन जिम्मेदारी में बिना मार्गदर्शन सीधे झोंक देना ठीक वैसा ही अनुभव होता है। ठीक है, तो टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड मतलब स्विमिंग में किसी को, मान लो जैसे यहाँ लेवल होता है ना, एक जैसे ये पानी है तो ऐसे ही उसका एक इस तरह से लेवल होता है, मतलब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और यहाँ पर कम गहरा होता है। अब किसी को मतलब डीप एंड में फेंक देना और उसको तैरना भी नहीं आता तो नौसिखिया है वो, और उसको आपने मुश्किल काम दे दिया है, मतलब अब वो खुद से चीज़ें ऑपरेट करेगा, मतलब खुद से टैकल करेगा बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो नौसिखिए को मुश्किल काम देना इसका मीनिंग हो जाता है। देख सकते हैं इसको फेंक दिया है डीप एंड में। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी टाइट लिप्ड, मतलब कि टू कीप क्वाइट, मुंह सिलना, कुछ ना कहना। पढ़कर ही पता लग रहा है किसी ने जो अपने होंठ हैं उनको टाइट कर लिया है। सीधे सीधे चेहरे के हाव भाव से लिया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने होंठों को कसकर बंद कर लेता है तो वह बात करने को तैयार नहीं होता, यानी वो किसी विषय पर चुप रहता है। इजी इडियम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इमेज देख सकते हैं आप, सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इडियम है टू बीट ए रिट्रीट, मतलब कि टू रन अवे इन फियर या फिर टू विड्रॉ, दुम दबाकर भागना या फिर डर कर पीछे भाग जाना, है ना। सैनिक परंपरा से हुई है इसकी उत्पत्ति। पुराने समय में जब युद्ध के दौरान सैनिक को वापसी का आदेश देना होता था तो ढोल या तुरही बजाकर रिट्रीट का संकेत दिया जाता था। इसे बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता था। बाद में यह मुहावरा किसी भी सामान्य परिस्थिति में वापसी या फिर हटने के अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। तो आप देख सकते हैं जब युद्ध चल रहा होता है तो वहाँ पर मान लो लड़ाई बज रही है, मान लो किसी एक तरफ की सेना को अपने सारे सैनिक पीछे हटाने का आदेश देना होता था, तो वे जो ये ट्रम्पेट होती थी और ये ड्रम होता था इसको बजा लेते थे और आदेश देते थे रिट्रीट का, है ना। तो सभी के सभी पीछे अपने अपने जो उनके बंकर होते थे अपना स्थान ले लेते थे, है ना। इस पूरे केस को जितना भी ये सारा का सारा एक सिनेरियो बनता था इसको बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता था। बाद में यह मुहावरा किसी भी सामान्य परिस्थिति में वापसी होने के लिए और हटने के लिए यूज़ होने लगा, ठीक है। तो बीट ए रिट्रीट का मतलब हो जाता है डर कर भाग जाना, दुम दबाकर पीछे हट जाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बीट द एयर। पढ़कर ही पता लग रहा है आप एयर को बीट करने की बात कर रहे हैं, पीटने की बात कर रहे हैं। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, सीधा सीधा सा व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं आप, तो आप एयर को बीट करना चाह रहे हैं। देख सकते हैं आप ये हवाओं में ऐसे ही हाथ पैर मार रहा है ताकि ये हवा को बीट कर सके, तो ये व्यर्थ प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू बीट द बैंड टू ए ह्यूज और ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में होना या एक हद में होना, है ना, बहुत ज़्यादा एक हद तक होना। देखो अमेरिका में प्रचलित हुआ उस समय बैंड या जो ऑर्केस्ट्रा होती थी उनकी जो धुन होती थी बहुत तेज़ आवाज़ में बजती थी। जब कोई चीज़ या व्यक्ति उससे भी ज़्यादा तेज़, जोरदार और प्रभावशाली होता था तो उसे कहा जाता था कि इट बीट्स द बैंड, मतलब कि यह तो बैंड से भी ज़्यादा आगे निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मतलब बैंड से भी ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी ज़्यादा उसकी तेज़ आवाज़ होती थी। धीरे धीरे यह टू बीट द बैंड बन गया और किसी भी असाधारण कार्य या मात्रा को दिखाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। एक तो साधारण काम होता है, ये असाधारण काम को दिखाने के लिए यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि उसने बैंड की आवाज़ को बीट कर दिया था। उसने एक नॉर्मल जो बैंड की आवाज़ होती है उससे भी ज़्यादा आवाज़ बनाई थी, है ना। तो उससे रिलेट कर सकते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में होना, है ना, हद तक होना। टू बीट द बैंड, उसने एक नॉर्मल से बैंड को मतलब ओवरकम कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा, इससे पहले आप इसको इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लो ये आया, इसने बैंड को भी बीट कर दिया, इतनी तेज़ ऑर्केस्ट्रा बजाया, इसने इतनी तेज़ बैंड बजाया, ठीक है। इसने सभी बैंड को यहाँ पर मतलब फेल कर दिया है और बीट कर दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, असाधारण काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बीट द क्लॉक, मतलब कि टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट, समय पर काम करना। ये जो मुहावरा बना खेल से, गेम शो से। खेलों में अक्सर खिलाड़ियों को एक निश्चित समय सीमा में प्रदर्शन करना होता है और जो खिलाड़ी समय सीमा ख़त्म होने से पहले लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो वो बीट द क्लॉक करता है ना। धीरे धीरे इसका अर्थ किसी भी समयबद्ध कार्य को सफलतापूर्वक समय रहते पूरा करने के लिए होने लगा। बीट द क्लॉक मतलब आपने क्लॉक को बीट कर दिया है, हरा दिया है। आपको मान लो 1 घंटे का टाइम मिला था तो 1 घंटे के अंदर ही आपने जो क्लॉक है उसको बीट कर दिया, हरा दिया है। कहने का मतलब है आपने टाइम एक जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम था उसके भीतर ही चीज़ें करी हैं, समय पर आपने काम को पूरा करा है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बीट द रैप, मतलब हो जाता है टू बीट एक्विटेड ऑफ ए क्राइम, मतलब कि दोष मुक्त हो जाना, मतलब बरी होना, ठीक है। अब देखो अमेरिकन स्लैंग से आया है। ये जो रैप शब्द होता है आरोप होता है, सज़ा इसका मीनिंग होता है। जैसे रैप शीट होता है ना, अपराधों की सूची, ऐसे ही बीट द रैप का अर्थ हो जाता है आरोप सिद्ध न होने देना, यानी कि चालाकी या सबूतों की कमी के कारण सज़ा से बच निकलना। आमतौर पर यह अपराधियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, मतलब कि दोष मुक्त हो जाना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है जो रैप वर्ड होता है इसका मतलब होता है आरोप और सज़ा, है ना। और आपने अपनी आरोप को, अपनी सज़ा को बीट कर दिया है, उसको पीट दिया है ना। तो आपने उसको मतलब सज़ा को ओवरकम कर लिया है, तो आपको दोष मुक्त किया जा रहा है, आप बरी हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, वैसिलेटिंग, मतलब कि कभी हाँ करना कभी ना करना, कभी दोस्त बन जाना कभी अनफ्रेंडली बिहेव करना, है ना, मतलब कि बदलते रहना। ग्रीक प्रसिद्ध कहानी से ये जुड़ा है इसका कंटेक्स्ट। उस कहानी में एक व्यक्ति था जो कभी अपने हाथों को गर्म करने के लिए सांस लेता था, जो कि हॉट ब्रेथ होती थी,
और कभी खाने को ठंडा करने के लिए भी सांस लेता था, जो कि कोल्ड ब्रीथ होती थी। दूसरे लोग उसके इस दोहरे व्यवहार पर हैरान होते थे ये कि ये कर क्या रहा है। तब यह मुहावरा बना कि जो व्यक्ति कभी गर्म हो कभी ठंडा हो, है ना, कभी ठंडी हवा फूंक रहा हो कभी गर्म फूंक रहा हो, यानी एक जैसा व्यवहार नहीं करता, उस पर मतलब विश्वास करना कठिन होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कभी हाँ या कभी ना करना, कभी हॉट हो जाना, कभी ब्लो हॉट हो जाना, कभी ब्लो कोल्ड हो जाना, है ना, कभी ठंडी हवा देना कभी गर्म हवा देना, मतलब कि वो बदल रहा है, बार बार अपना नेचर चेंज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न, मतलब कि टू प्रेज वन सेल्फ, स्वयं की प्रशंसा करना। अमेरिका में प्रचलित हुआ। पहले के समय में जब कोई राजा, योद्धा, प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर में आता था तो उसके सम्मान में बिगुल, जो हॉर्न होता था, जो ट्रम्पेट होता था, वो बजाया जाता था। बाद में जब कोई व्यक्ति खुद ही अपनी प्रशंसा करने लगे, है ना, अपना जो हॉर्न है अपने लिए ही बजाने लगे, तो इसे ब्लोइंग वंस ऑन हॉर्न कहा जाने लगा, यानी कि बिना मांगे खुद का वो गुणगान कर रहा है। ठीक है, स्वयं की प्रशंसा कर रहा है, जबकि वो बजता था किसी राजा, योद्धा, फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगमन में। लेकिन कोई जो बंदा है वो हॉर्न को या ट्रम्पेट को खुद से ही अपने लिए बजा रहा है, तो वह स्वयं की प्रशंसा कर रहा है, जैसे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू ब्रेक इनटू टीयर्स। अब देखो वही चीज़ है, टीयर्स, तो सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। टू क्राई सडनली, रोने की बात हो रही है। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है अचानक किसी कार्य की शुरुआत करना, और टीयर्स मतलब कि आंसू, तो हो जाता है इसका मीनिंग कोई व्यक्ति है अचानक भावनात्मक रूप से टूट गया है। यह मुहावरा मानवीय भावना और मानसिक स्थिति की तीव्रता को दर्शाने के लिए बना। टू ब्रेक इनटू टीयर्स इजी इडियम है, देख सकते हैं, ये भी रोने लगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू ब्रेक लूज, मतलब कि टू एस्केप, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। जानवरों के संदर्भ में ये था, वहाँ से ये निकला है, जब वे रस्सी या बंधन को तोड़कर भाग जाते हैं, है ना। बाद में इसका प्रयोग किसी भी चीज़ के नियंत्रण से बाहर होने पर होने लगा, जैसे दंगे, तूफान या भावनाएं आदि। ठीक है, टू एस्केप हो जाना, ब्रेक लूज। ठीक है, मतलब वो ब्रेक करके, मतलब आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, उसने लूज करके, वो ब्रेक करके अपना भाग गया। टू एस्केप 9-2-11 हो गया, भाग गया। ठीक है, देख सकते हैं ये भी, मतलब अपने जो रस्सी है वो तोड़कर ब्रेक करके भाग गया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू प्रेस द टेप, मतलब कि टू विन ए रेस बाय ए नैरो मार्जिन इन डिफरेंस टू द टेप एट द फिनिश लाइन। दौड़ में बाल बाल जीत हासिल करना। अब देखो जो रेस होती है दौड़ प्रतियोगिता से ये लिया गया है, खासकर एथलेटिक्स से। रेस के अंत में एक पट्टी, एक टेप बंधी होती है, जो कि ये होती है, ठीक है, जिसे सबसे पहले पार करने वाला धावक पट्टी को छाती से चीरता है। इसलिए टू ब्रेस द टेप का अर्थ होता है रेस को जीत जाना। ठीक है, देख सकते हैं ये अपने ब्रेस से टेप को मतलब तोड़ रही है, मतलब उसको पार कर रही है, तो मतलब रेस जीतना, दौड़ में बाल बाल जीत हासिल करना, बहुत ही क्लोज, मतलब जीत हासिल करना, कुछ भी है, कुल मिलाकर ये जीत चुकी है। तो ब्रेस द टेप का मतलब आप समझ चुके होंगे, इमेज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब टू डाई, मतलब मर जाना। यह मुहावरा प्राचीन धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों से आया है। शारीरिक मृत्यु के क्षण में आखिरी सांस लेना कहा गया है, जहाँ सांस को जीवन का प्रतीक माना गया है ना। जब शारीरिक मृत्यु होती है उस क्षण को आखिरी सांस लेना, मतलब कि लास्ट इसकी सांसें चल रही है, आखिरी सांस ले रहा है, तो वही है, मतलब कि आखिरी सांस लेना, मतलब कि मर जाना। शेक्सपियर ने भी और अन्य लेखकों ने भी इस मुहावरे को कई बार यूज़ किया है। ठीक है, इडियम ईजी है, हिंदी में भी आपने कई जगह सुना होगा। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिज द गैप, मतलब कि टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकॉन्साइल, अंतर को कम करना, सुलह करना। 20वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था, जब सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी दूरी को कम करने की बात होने लगी थी। टू ब्रिज द गैप मतलब कि गैप, जो गैप है उस पर ब्रिज बनाना, मतलब आपके बीच में जो दूरी है उस अंतर को आप कम कर रहे हैं। ब्रिज यानी कि पुल, गैप यानी कि खाई, यानी दोनों सिरों को जोड़ने वाला पुल बनाना। यह मुहावरा अक्सर सामाजिक विषमता, पीढ़ियों के फ़र्क या फिर तकनीकी अंतर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं ये गैप है और आप यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं, तो आप ये जो गैप है इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, सीधा सीधा आप रिलेट कर सकते हैं, टू रिवील की बात हो रही है क्लियरली, है ना, किसी चीज़ को उजागर करने की बात हो रही है, किसी को प्रकाशमान करने की बात हो रही है। यह विचार जो है उस समय के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों से प्रेरित है, जहाँ अंधकार को अज्ञानता और प्रकाश को ज्ञान, सच्चाई, न्याय का प्रतीक माना जाता था। इसलिए जब कोई सच्चाई छुपी होती थी और उसे उजागर किया जाता था तो उसे कहा जाता था कि उसे प्रकाश में लाया गया है, यानी कि ट्रुथ इज़ ब्रॉट टू लाइट, मतलब कि सच्चाई को प्रकाशित किया गया है, सबके सामने लाया गया है। इडियम ईजी है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू बर्न वंस फिंगर,
अब ये भी पढ़कर पता लग रहा है कि अपनी उंगली को जला लेना, मतलब खुद को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। मीनिंग हो जाता है टू सफ़र अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। वही चीज़ हो गई, मतलब हो जाता है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जैसे कहते भी हैं कि इसने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद को हानि पहुंचाना। तो इसका मीनिंग हो जाता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और हानि पहुंचाना। अपनी उंगलियों को उसने खुद से जला लिया है। इसका आधार उस समय की एक कहावत से लिया गया है, जब कोई बच्चा आँख के पास जाता है और हाथ जला बैठता है तो उसे सबक मिलता है। इसी तरह यह मुहावरा प्रतीकात्मक रूप में यूज़ होने लगा। जो किसी मुश्किल या गलत काम में पड़ेगा वो नुकसान झेलेगा ही। इडियम ईजी है, आपको पता लग गया होगा। जैसे इस बच्चे ने अपनी उंगली को जला लिया है ना, अपने ही पैरों पर इसने कुल्हाड़ी मार लिया, खुद को हानि पहुंचा रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कि यू वर्क एक्सेसिवली हार्ड, कीप बिजी ऑल द टाइम, अत्यधिक श्रम करना। जब मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाया जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। यही प्रतीकात्मक अर्थ है इस मुहावरे का, दिन रात काम करके खुद को थका डालना, है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहना। देख सकते हैं आप, मतलब कि जैसे मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाया जा रहा है, इसको देख सकते हैं, ऐसे ही ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कॉल ए स्पेड, टू बी फ्रैंक, से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ़ इट इज़ नॉट प्लीजेंट, मतलब कि स्पष्ट एवं सीधे तौर पर बोल देना। जब यहाँ तक कि जब वो प्लीजेंट भी ना हो तब भी सीधे सीधे किसी चीज़ को बोलना। देखो ये जो ईडियम है, ये ऐसा ईडियम है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी चलती है ना। कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ, काफ़ी आप रिसर्च भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। तो हम ऐसी यहाँ पर मतलब देखेंगे, उसका ही कंटेक्स्ट हम लेंगे जो हमारे लिए ईजी पड़ेगी। बेसिकली हमें अपना जो ईडियम है वो याद करना है, हमें कोई भी यहाँ पर मतलब ग्रंथ नहीं लिखने हैं। तो टू कॉल ए स्पेड, जिसका मतलब था फावड़े को फावड़ा ही कहना। स्पेड का मतलब फावड़ा हो जाता है। टू कॉल ए स्पेड मतलब इस फावड़े को फावड़ा ही कहना, कुछ और नहीं कहना। सीधी सी बात है ना। यानी कि बात को बिना घुमा फिरा कर सीधी तरह से बात कहना कि अगर फावड़ा है तो ये फावड़ा ही है, इसको कुछ और नाम मत दो, है ना। इस मुहावरे में स्पेड यानी कि फावड़ा जो होता है उसका प्रयोग एक सामान्य साधारण वस्तु के प्रतीक के रूप में हुआ। जैसे जैसा है उसे वैसा ही कहा जाए, इस प्रकार यह मुहावरा सीधी स्पष्ट और निर्भीक बात कहने के लिए प्रयोग होने लगा। ठीक है, टू कॉल ए स्पेड मतलब फावड़े को फावड़ा ही कहना, मतलब कि सीधा सीधा किसी चीज़ को कहना बिना घुमाए फिराए। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी कुछ एक बात है उसको कह रहा है और ये बिल्कुल प्लेनली कह रहा है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप में सीधा सीधा कह रहा है बिना चीज़ों को घुमा फिराए। नेक्स्ट इडियम है हमारा आज का लास्ट इडियम, टू कैच समवन्स फैंसी, मतलब कि टू अपील टू समवन, किसी को पसंद आना। फैंसी वर्ड आ रहा है तो डायरेक्ट आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। फैंसी का अर्थ होता है कल्पना या फिर मन की रुचि। जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी की फैंसी यानी किसी मन को कैच करता है तो इसका अर्थ होता है कि वह चीज़ मन को तुरंत आकर्षित करती है। ये प्रेम हो सकता है, वस्त्र, संगीत, विचार, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। टू कैच समवन फैंसी, किसी की फैंसी, किसी की मन की जो कल्पना है, उसकी जो रुचि है उसको मतलब कैच करना। टू कैच समवन फैंसी मतलब किसी को आप पसंद आ रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके 100 इडियम आसानी से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।